Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainry. My name is Agha Shayyar Khan. I belong to the 48 CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. Again, I welcome to all of you in this grand online session about CSS preparation. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा कि दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा कि वो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज का सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट for all those candidates, for all those aspirants who are at the immature level। ठीक है, जो immature level के ऊपर है उनके लिए आज का सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं once and for all आपकी तमाम प्रॉब्लम्स, आपके तमाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीएसएस प्रिपरेशन इंशाल्लाह इस सेशन में आंसर कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह इस सेशन में आंसर कर दिया जाएगा। अच्छा, हर ओरिएंटेशन सेशन हो या डेमो क्लास हो, मैं उसके स्टार्ट में हमेशा कुछ बातें कहता हूं कि ये ओरिएंटेशन सेशन होता किस वजह से। इसके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहली बात, आपकी तमाम कंफ्यूजन्स या जो मिथ्स हैं इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर, उसका आंसर दिया जाए। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई जाए, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट की, अगर ओवरऑल प्रिपरेशन हो तो उसकी आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई जाए। और थर्ड लेवल पे आपको ये बताया जाए कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपको किस तरह प्रिपेयर कराया जाएगा। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपको अट्रैक्ट किया जाए कि आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या किसी और का ना करें। मैं हमेशा ये प्रॉमिस करता हूं हर ओरिएंटेशन सेशन के स्टार्ट में कि अगर आप लोग मुझे 60, 70 या 80 मिनट्स दे रहे हैं अपनी टाइम का, तो आपसे ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आप कुछ ना कुछ लेकर उठेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो आप बोले कि यार हमारा टाइम जाया हो गया और सर ने तो काफी चीजें छुपा ली और बोला कि मैं कल बताऊंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मुझे टाइम देंगे 60 टू 80 मिनट्स, तो इंशाल्लाह आप एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ ना कुछ इस सेशन से जरूर लेकर उठेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी बेसिक्स जो आपको बतानी थी। हम डायरेक्ट अपना सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें चैट के ऊपर कि आप लोगों को वीडियो, वॉइस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सही आ रही है। इफ यस देन आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप लोग सबको म्यूट कर दिया गया है। एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अपने पास आप तमाम क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा ताकि आप एंड में मुझसे क्वेश्चंस पूछ पाए। अच्छा जी, ये है हमारा 4th बैच। वो बच्चे जिनको सीएसएस ब्रेनरी के बारे में नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट में उनको बता देता हूँ। ये हमारा 4th बैच है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने जो है ये अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया था जी जून के अंदर। जून में अपना अपना पहला जो है वो बैच स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 के अंदर, तकरीबन 50 टू 60 स्टूडेंट्स थे। देन हमने वर्कशॉप की जी दिसंबर और जैन के महीने में उन बच्चों के लिए जो क्रैश कोर्स करना चाहते थे। तकरीबन हमारे पास 150 से 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देन हमने बैच 3 शूट किया जैन के अंदर, जिसमें से 25 टू 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि अगर आप जब सीएसएस प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जून, जुलाई, अगस्त में जागते हैं और तब ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। हमने जैन में भी शुरू किया डिस्पाइट स्टार्टिंग अर्ली, तब भी बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया एंड इट इज रियली बिग अचीवमेंट फॉर द प्लेटफॉर्म। अभी हमारा 4th बैच है जो हम अप्रैल 2021 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीएसएस 2022 के लिए है, और पीएमएस जो कि बच्चे 2021 में देना चाह रहे हैं सिंध के, उनके लिए बैच है। ठीक है, चलें जी, आज हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे थोड़ी सी सीक्वेंस में बता दूं आपको। प्रेजेंटेशन की आज का एजेंडा क्या है ऑलरेडी मैं जो हूं ये शेयर कर चुका हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर भी मैं जो हूं मैं आपको बता देता हूं क्या है जी हमारा जो है वो आज का एजेंडा। सबसे पहले जी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीएसएस। सीएसएस क्या है आपको बताया जाएगा।
रिलेटेड टू टेक्निकलिटीज, कितने एज में कर सकते हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, सब चीजें बताई जाएंगी। आंसर टू ऑल बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीएसएस एस्पायरेंट। इससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप लोगों के जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस किस तरह सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से एकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से टीचर ज्वाइन करने चाहिए, नोट्स किस तरह बनाने हैं, एक्सप्रेशन को किस तरह अच्छा करना है। सर मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया है बट मुझे याद नहीं रहती चीजें, मुझसे रिवाइज नहीं होता, न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना है, ठीक है ना, क्या तमाम न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह पढ़ने, इन तमाम सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। फिर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर मैं स्पेशल डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा, देन फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो हम आपको जो है वो किस तरह लेके चलेंगे। किन किन बेसिक क्वेश्चंस का जी आंसर दिया जाएगा। कैन आई गेट माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर सीएसएस 2022, प्री रेक्विजिट क्या है सीएसएस के, किस तरह गाइडेंस लेनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरह सिलेक्ट करूं, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करूं, न्यूज़पेपर को रीड किस तरह करूं, नोट्स किस तरह बनेंगे। सब कुछ कर तो लिया लेकिन सर याद नहीं रहता, इंफॉर्मेशन को रिटेन किस तरह किया जाए, एक्सप्रेशन का काफी मसला होता है, रिटन एक्सप्रेशन का, उसको मैं किस तरह डेवलप करूं, स्टडी प्लान किस तरह बनाऊं, खास तौर पे वो बच्चे जो कि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, हमारी बहनें भाई जो कि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वो किस तरह प्रिपेयर करें। फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस और फिर एंड में आप लोगों के क्वेश्चंस किए जाएंगे। सबसे पहले जी मैं कांग्रेस कर चुका हूं कि आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं, वो क्रीम है जो कि इस बारे में सोच रहे हैं कि आप लोग इस काबिल हैं, आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ये मैं आपको आज बता दूं, अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन अच्छी तरह करेंगे इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर आपका कोई टाइम आगे पीछे भी हो जाता है, ये आप गारंटी ले लें कि आपको 17 ग्रेड की जॉब जरूर मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता सीएसएस एस्पायरेंट जो सीएसएस सीरियस सीएसएस एस्पायरेंट हो उसको जॉब ना मिले। वो पीएमएस भी जाके दे सकता है प्रोविंस में, फिर इसके अलावा एफआईए की जॉब आती है, नैप की जॉब आती है, आईबी की वगैरह की जॉब आती है, उसमें आपकी अगर अच्छी प्रिपरेशन है सीएसएस की, आप वो एग्जाम बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये प्रिपरेशन सीएसएस के लिए तो है ही है, लेकिन ये प्रिपरेशन आपको दूसरे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दैट इज वाई मैंने पहले भी बोला था कि कांग्रेस टू ऑल द एस्पायरेंट फॉर सीएसएस 2022, क्योंकि ये आपका एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, और बिल्कुल है ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन। अच्छा, आप अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या मैं सीएसएस कर सकता हूं या कर सकती हूं, सर का सेशन ले लूं, तो शुरू में यस यू कैन, हर बच्चा हर स्टूडेंट सीएसएस प्रिपेयर कर सकता है, बट कैसे। आज का पूरा सेशन इसके ऊपर है कि आप किस तरह सीएसएस की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं आपको स्टार्ट में ही कह रहा हूं, यस यू कैन, एवरी इंडिविजुअल कैन क्वालिफाई दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ। इसके ऊपर हमारा आज का पूरा सेशन है कि भाई किस तरह। बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं सीएसएस की, कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन है क्या, ये एग्जाम है क्या। ठीक है जी, सीएसएस एक एग्जाम है पाकिस्तान का जिसको एफपीएससी कंडक्ट करती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल। एज लिमिट कितनी है जी इसके अंदर, एज लिमिट है जी इसकी 30 साल, 30 इयर्स। अगर आप लोग 30 इयर्स से कम है तो आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंटल एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी आप फेडरल सर्विस के अंदर है किसी में भी 14-15 ग्रेड में, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप सीएसएस का पेपर 32 इयर्स तक दे सकते हैं। फिर जी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी है, 3 अटेम्प्ट्स हैं आपको। यहाँ पे एक बात वाजे करना चाहूं कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। अगर आप अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन आती है, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी जब तक आप पहले पेपर के अंदर जाके अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और कॉपी के ऊपर अपना साइन नहीं करेंगे। कितने सब्जेक्ट है जी, 12 सब्जेक्ट है, 6 कंपलसरी है हमारे पास, 6 ऑप्शनल है। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं जी, इंग्लिश एस्से, इंग्लिश कंपोजिशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि पूरी स्कीम है, अभी बात करेंगे आगे चल के, जिसमें से आपको कोई भी 6 सब्जेक्ट अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर उठाने होते हैं। रिटर्न के टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 1200, यानी आपके पेपर 12 पेपर होंगे, 6 कंपलसरी के, 6 ऑप्शनल के, और हर पेपर के 100 मार्क्स हैं, तो 1200 टोटल मार्क्स हो गए। पासिंग मार्क्स कितने हैं जी, 50%, यानी 50%, 600 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स है।
ये मैं सब बताऊंगा शरीर आफरीदी, मैं आपको सब बताऊंगा एंड में, आप बस इस पूरे सेशन में रहे, आपको मैं हर चीज बताऊंगा। जी जी सना, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी। तो पासिंग मार्क्स कितने, 600 यानी 50% आपको लानी होती है। कंडीशन क्या है कि आपने 12 के 12 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई करने हैं। यहाँ पे एक बात पॉइंट में अगेन क्लियर करता चलूं कि अगर आपने 12 के 12 सब्जेक्ट क्वालिफाई भी कर लिए, लेकिन अगर आपके 600 मार्क्स नहीं आए तो आप फिर भी फेल करार पाएंगे। ठीक है, यानी कि 12 सब्जेक्ट भी क्लियर करना जरूरी है और 600 मार्क्स भी लाने जरूरी है। ठीक है, 12 सब्जेक्ट हो गए, 600 मार्क्स नहीं आए, फेल। ठीक है, 600 से ज्यादा मार्क्स आ गए, 12 सब्जेक्ट में से कोई भी एक फेल हो गया, आप फेल होंगे। देन जी हमारे पास इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल होता है। उन बच्चों का जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है 300 मार्क्स का, जिसमें से आपको 101 मार्क्स लाने जरूरी है। अगर आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आप जो है वो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जो है वो इन 12 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप के अंदर एलोकेशन मिलती है, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट एंड ऑन योर चॉइस एंड ऑन योर डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपके मार्क्स कितने हैं और आपकी पर्सनल चॉइस कौन सी है, उसके ऊपर बेसिस करते हुए आपको कोई एक ग्रुप एलोकेट किया जाता है। यहाँ पे मैं एक बात वादे करता चलूं, एक हमारी मिसकंफ्यूजन है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर ग्रुप एलोकेट नहीं होता। काफी बच्चे ये समझते हैं मैं आईआर ले लूंगा तो फॉरेन सर्विस मिल जाएगी, क्रिमिनोलॉजी ले लूंगा तो पुलिस मिल जाएगी। इस तरह नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लूंगा तो मुझे पैस मिल जाएगी, इस तरह नहीं है। आपके कोई से भी ऑप्शनल हो, आपके मार्क्स, आपका डोमिसाइल और आपकी पर्सनल चॉइस के बेसिस के ऊपर आपको ग्रुप एलोकेट होता है। 12 सर्विस ग्रुप है जी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 12 सर्विस ग्रुप्स हैं, जिसमें से हमारे पास पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस है, कस्टम्स है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, मिलिट्री लैंड, रेलवेज, पोस्टल एंड इंफॉर्मेशन। ये 12 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप आपको एलोकेट किया जाएगा, लेकिन इससे ऑप्शंस का लेना देना कुछ नहीं है, आपके मार्क्स, डोमिसाइल और आपकी पर्सनल चॉइस। मैं रिपीट दोबारा कर देता हूं, मैंने बोला आपकी एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन योर टोटल मार्क्स इन रिटर्न एंड इंटरव्यू, आपका डोमिसाइल कहां का है उसके बेसिस के ऊपर, और आपकी पर्सनल चॉइस क्या है उसके बेसिस के ऊपर आपको सीट एलोकेट की जाती है। काफी दफा ऐसा होता है कि आपके मार्क्स भी हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप कस्टम्स रखना चाहते हैं, आपके हर चीज है, लेकिन आप जिस रीजन का आपका डोमिसाइल है वहां पर सीट ही नहीं है कस्टम्स की, तो फिर आपको वो ग्रुप एलोकेट नहीं होगा, उससे नीचे वाला हो जाएगा ग्रुप एलोकेट। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर, डोमिसाइल के ऊपर, आपके मार्क्स के ऊपर, आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर। ठीक है, इंटरव्यू जी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के 300 मार्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज शेयर सम इन्फो अबाउट ग्रुप्स। अच्छा मैं खालिद बता देता हूँ जल्दी से। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है जिसमें आपके जो है वो एसी डीसी आपके जो है वो सेक्रेटरी लेवल के ऊपर जाते हैं। पुलिस सर्विसेज आप सबको पता है, एएसपी आप एलोकेट होते हैं, फिर आप मूव फॉरवर्ड करते हैं। देन हमारे पास जी एफएसपीए फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप जो है वो थर्ड सेक्रेटरी या डेस्क ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होते हैं, फिर आप मूव फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसडर तक। कस्टम सर्विसेज में आप असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो आप अपॉइंट होते हैं, फिर आप ऊपर मूव करते हैं हायरार्की में। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल या असिस्टेंट ऑडिटर जनरल आप जो है वो अपॉइंट होते हैं और फिर आप मूव करते हैं। आईआरएस में आप अगेन असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं और फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। एमएलसीजी में जी आप कैंटोनमेंट में जो है वो आप ऑफिसर जो है वो आप अपॉइंट होते हैं। रेलवेज में अगेन असिस्टेंट डायरेक्टर, पोस्टल में आप असिस्टेंट पोस्टल मास्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन ग्रुप आ जाता है, उसमें भी आपको BS-17 मिल जाता है। सही देखे ना, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, पहले तो आप लोग आगे मूव ना करें। ठीक है ना, मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आगे मूव ना करें। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आए वो पूछें। ठीक है, आगे आप लोग मूव ना करें। ठीक है, मैं किसमें हूँ जी, मैं ऑडिट अकाउंट्स में मैं बता चुका हूँ।
जो बता रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिर मैं आपके आखिर में सब सवाल लूंगा, जो समझा रहा हूँ उसको अपने जहन में बिठाओ। हमारे बच्चों का मसला यही है कि वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। जो समझा रहा हूँ वो समझे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ऐसे सेशन कंप्लीट नहीं करूंगा मैं। एट द एंड वी वुड हैव इनफ टाइम। मैं बोल रहा हूँ मैं सेशन कंप्लीट नहीं करूंगा जब तक आप लोग के आंसर नहीं दूंगा। अच्छा जी, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ सीएसएस। एक आम इंडिविजुअल है, अभी अभी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई हुआ है, वो उसको सीएसएस करना है, ठीक है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई क्या ऐसी मेरे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या ऐसे एयर मार्क्स हो, क्या ऐसे फीचर्स हो कि मैं समझू कि मैं सीएसएस कर सकता हूं, और अगर वो चीज नहीं है तो मैं समझू वो सीएसएस मुझसे नहीं होगा। वो चीजें, 3 चीजें 4 चीजें क्या हैं जो एक एस्पायरेंट में होना मस्ट है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई सीएसएस। आइए देखते हैं। 3 चीजें हैं जी, मैं बताता हूं। पहली चीज है जी कमिटमेंट एंड फोकस, ठीक है। कमिटमेंट एंड फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास कमिटमेंट, फोकस और परसिस्टेंसी नहीं है, मैं आज आपको बोलूंगा ये सेशन छोड़ें, सीएसएस की प्रिपरेशन छोड़ें, कोई आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो ले लें और अपनी एक इजी लाइफ गुजारें, ठीक है। सीएसएस की प्रिपरेशन में बता रहा हूं, उसके अंदर बहुत जिगजैग आते हैं। कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी आप बुरा परफॉर्म करते हैं, आपको काफी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर आपकी कमिटमेंट होगी, फोकस होगा, तभी आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, अगर शुरू में नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव बट कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच पे जाओ। शुरू में ये डिसाइड करना है आपने कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेरी फैमिली के इश्यूज हैं, मेरे जॉब के इश्यूज हैं, प्रोफेशनल इश्यूज हैं, मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूं या करती हूँ, कुछ भी है, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मुझे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है ना। ये ऑल दो आपको एक कोई मोटिवेशन स्पीच लगेगी या कोई आपको ऐसी लगेगी कि सर जो है वो अट्रैक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत है। आज आपने ये डिसाइड करना है कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? सीएसएस क्वालिफाई करना। हाँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है? मुझे जो है वो बहुत कम सोना पड़े, कोई मसला नहीं है। मुझे अपनी सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मुझे अपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑब्जेक्टिव पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये ना हो कि मुझे कोई चीज नहीं आ रही, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं हार मान लूं। जो है मुझे थोड़ा सा मसला आया, मैं हार मान लूं, ठीक है ना। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, मैं हार मान के बैठ जाऊं। ये नहीं करना आज आप। अगर आप नहीं कर सकते, ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, लीव इट, ठीक है। सीएसएस कोई लाइफ एंड डेथ नहीं है, दूसरी जॉब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन आज आपने ये अपने आप से वादा कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जी राइट गाइडेंस। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट गाइडेंस। पहली चीज आपने तैयार कर लिया, भाई कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, प्री रेक्विजिट है सीएसएस के लिए, जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, इंपेरेटिव है, वो है राइट गाइडेंस। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, अपार्ट फ्रॉम लाहौर, कराची, बलोचिस्तान के, या वहां पर गाइडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। बच्चा बहुत मेहनती है, हद से ज्यादा मेहनती है, बट उसके पास राइट गाइडेंस नहीं है। दैट इज वाई वो बच्चा जो है वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है। एक दफा स्टीव जॉब्स ने कहा था कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। हमारे बच्चों को ये तो पता है क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है। आज भी मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए हुए हैं, सर बहुत ज्यादा हमने मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, अब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। किताबों का अंबार नहीं लगा देना कि किताब के किताब, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, 20-30-40 बुकें भर ली, फेसबुक पर एक पोस्ट लगा दी, इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट लगा दी, खानदान में जो है वो मशहूर हो गया कि देखो बच्चा कितना पढ़ता है। इस तरह सीएसएस क्वालिफाई नहीं होगा। आपने एक फोकस्ड अप्रोच के साथ जाना है, फोकस लाइक अ लेजर बीम, ठीक है। एक स्मार्ट वे प्ले करना है। ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पहली चीज है आपकी कमिटमेंट एंड फोकस। दूसरी चीज है राइट गाइडेंस। गाइडेंस नहीं है, और गाइडेंस भी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि शुरू में किसी से पूछ लिया, फिर किसी से पूछ लिया, फिर किसी से पूछ लिया। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मुझे बुक्स बता दें किस तरह प्रिपेयर करूं, सर जो है मुझे ये बता। इस तरह प्रिपरेशन नहीं होती।
सीएसएस की प्रिपरेशन में थ्रू आउट द स्ट्रेटेजी आपको प्रिपरेशन चाहिए, थ्रू आउट द गाइडेंस चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो जरूरी है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एंड प्लान। आज हम ये भी बनाएंगे इस सेशन के अंदर आपका प्लान टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस। ठीक है, कहा जाता है इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान इट मींस यू हैव अ प्लान टू फेल। आपके पास कमिटमेंट है, आपका फोकस अच्छा है, आपके पास गाइडेंस है, लेकिन अगर आपने आज बैठकर या कल बैठकर प्लान नहीं बनाया अपनी प्रिपरेशन का, यू कैन नॉट क्वालिफाई सीएसएस। प्लान क्या? लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। यार मुझे अपनी तैयारी कब तक खत्म करनी है, मॉक्स कब देने हैं, और ईच सब्जेक्ट मुझे कितने अरसे में कंप्लीट करना है, और मुझे वीकली बेसिस के ऊपर क्या करना है। मेरे पास 7 दिन है, उसके अंदर मैं किस तरह डिवाइड करूंगा या करूंगी। ठीक है ना, तो ये तीनों प्लान आज हम बनाएंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो है वो आप जो है वो प्रिपेयर करते जाएं और करते जाएं और करते जाएं और एंड में जो है वो आप बोलें ये सर मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई। ठीक है ना, इस तरह कभी भी प्रिपेयर नहीं होगी अगर आपके पास प्लान नहीं है। यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सीएसएस। ठीक है ना, तो प्लान भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। एक मिनट मुझे जरा। ठीक है जी, तो तीन चीजें हैं, कमिटमेंट, गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व इंस्टेड ऑफ वरी अबाउट देम एंड वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। जो भी प्रॉब्लम आएगी, कमिटमेंट है, फोकस है, गाइडेंस है, स्ट्रेटेजी, हम उसको सॉल्व करेंगे, हार मान के नहीं बैठेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट में या किसी दूसरे टीचर्स के पास जाएंगे, जो बच्चे सोचते हैं कि भाई सीएसएस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, वो समझते हैं कि एलीट स्कूल से एजुकेशन होना जरूरी है, आपकी कोई बेस्ट इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आपको अंग्रेजी में आप फ्लुएंट होने चाहिए, आपने बचपन से जो है बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। क्या ये चीजें जरूरी हैं? आंसर इज नो। ठीक है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर से, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से। क्या बेस्ट रिटन एक्सप्रेशन चाहिए? हाँ। क्या पहले से होना जरूरी है? द आंसर इज नो। आप रिटन एक्सप्रेशन ग्रेजुअली अपनी सीएसएस जर्नी के अंदर 8 से 10 महीने में डेवलप कर सकते हैं। ये प्री रेक्विजिट नहीं है, ये चीज वो है जो ग्रेजुअली आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बातें आप समझिएगा गौर से। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना जरूरी है? नो, क्योंकि भाई स्पोकन लैंग्वेज का तो पेपर ही नहीं है। स्पोकन लैंग्वेज की हम तैयारी कब करेंगे? रिटन क्वालिफाई करने के बाद, इंटरव्यू के लिए। बुक रीडिंग की क्या हैबिट पहले से होनी चाहिए? जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा रीडिंग पढ़ना जरूरी है? नो, पढ़े तो अच्छी बात है। सिर्फ कोर्स मटेरियल रिलेटेड भी मटेरियल आप पढ़ें, आप ये सिर्फ अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मिथ्स है कि भाई कोई इलीट स्कूल से हो और बेस्ट एक्सप्रेशन हो, और ये मिथ्स है। ये चीजें हम ग्रेजुअली डेवलप करेंगे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सीएसएस। इसका पहले होना बाद में होना उससे फर्क नहीं है, ये डेवलप की जाती है। हाँ, तीन चीजें जरूरी हैं, इनमें से एक भी मिसिंग है, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। कमिटमेंट और फोकस, गिव अप कर देने की आदत है, थोड़ी छोटी मुश्किल बात पे आप नहीं कर पाएंगे। गाइडेंस कमी है, बहुत मेहनत करेंगे, गाइडेंस नहीं है, अगेन मसला। स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, किस तरह करना है, क्या करना है, कहां से करना है, क्या नहीं करना, अगेन मुश्किल होगा। ठीक है, तो कमिटमेंट, फोकस, राइट गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, बाकी सारी चीजें ड्यूरिंग द जर्नी हम प्रिपेयर करेंगे। शाहिद आफरीदी मुझे बोल रहे हैं शरियार। शाहिद आफरीदी, मुझे पता है किस तरह को इस सेशन को लेके चलना है। ठीक है ना, ये मेरा पहला सेशन नहीं है, मैं बहुत सारे इससे पहले सेशन कर चुका हूँ। आप जो है वो थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा आराम पेशेंस के साथ कायम करें। ठीक है ना, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है सेशन लेने का, तो यू कैन लीव दिस सेशन। ठीक है ना जी, बिल्कुल। यही है कि अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा तो आप जो है फिर वो रिटर्न करने का कोई फायदा नहीं है। चलें जी, अब सवाल आता है फ्रॉम वेयर टू सीक राइट गाइडेंस। कहाँ से राइट गाइडेंस है? ठीक है ना, आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि राइट गाइडेंस कहाँ से लेनी है? ठीक है ना, तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं, ये अपने पास लिख लें। अगर कोई भी बंदा, कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म, कोई भी एकेडमी इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरती है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर वो पूरा नहीं उतरती, उसको छोड़ दें। पहली बात कौन सी है? ज्वाइन एनी गुड सीएसएस मेंटोर और एकेडमी एंड मेक श्योर दैट ही विल गाइड यू एंड फीडबैक यू थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज।
ये मेक श्योर कर लें कि वो थ्रू आउट द ईयर आपको गाइड करेगा। गाइड करने का ये मतलब नहीं कि आपकी चीजें चेक करे और वो सब करे, वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप उनकी जो भी चार्जेस हो, लेकिन आपके जो इश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल सर मैंने जेंडर स्टडीज स्टार्ट किए प्रिपरेशन में, अब मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, या जो है मुझे नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो थ्रू आउट द फेज, थ्रू आउट द अकेडमी या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आपके साथ रहे एंड टाइम तक। दूसरा, दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसे आपके पास मेंटोर के पास आपको जाना है, मेक थिंग्स इजी फॉर यू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि मेक थिंग्स इजी फॉर द पीपल एंड डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम। लोगों के लिए चीजें आसान करो, उनके लिए चीजें मुश्किल ना करो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग इस तरह के मौजूद हैं, उनके पास बच्चे जाते हैं सीएसएस प्रिपेयर करना है, बोलते हैं यार सीएसएस तो बहुत जो है वो एवरेस्ट जो है वो क्लाइम करने के बराबर है, और तुम्हें कोई जो है पूरा पूरा 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें दोस्तों से हटना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज करनी पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके पेश करते हैं, तुम तो ऐसे पास ही नहीं कर सकते, हमने जो है वो पूरा पूरा रात पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ा था। बच्चे को आप साइकोलॉजिकली जो है वो स्ट्रेस में डाल देते हैं, वो एक इमेज बना लेता है, एक इम्प्रेग्नेबल इमेज बना लेता है सीएसएस की, जो कि गलत है। आपने चीजें आसान करनी है कि भाई इट इज जस्ट एन एग्जाम, ये एक एग्जाम है, एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप करेंगे। जैसे हर तरह प्रिपरेशन करते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं, यू कैन क्वालिफाई सीएसएस। यस, इफ यू वांट गुड मार्क्स, उसके भी कुछ तरीके हैं, वो आप अडॉप्ट करें, आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए चीजें आसान करे, आपके लिए डिफिकल्ट ना करे। फिर आप कुछ अकेडमीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी फ्यू अकेडमीज विल गाइड यू थ्रू आउट द ईयर। स्टे अवे फ्रॉम द पीपल अकेडमी दैट कैन बी 2-3 मंथ्स दैट विल प्रिपेयर फॉर यू सीएसएस। सीएसएस इज नॉट अ जोक। उन लोगों से दूर रहें जो कि आपको ये बोलेंगे कि भाई 2 महीने में आपकी तैयारी कर देंगे, 3 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। जस्ट एक कोर्स तो 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपलसरी के 6 सब्जेक्ट हैं, वो 3 महीने में उसके लेक्चर्स तो कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। लेक्चर्स के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको अपने लिए भी टाइम होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जनवरी में बैच शुरू किया था और अप्रैल में खत्म किया है, और ऑप्शनल उनके मैं जून में खत्म करूंगा, तो फिर उसके बाद उनके पास 6 महीने का टाइम अवेलेबल है, जिसके अंदर वो रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग बना सकते हैं, मॉक्स पेपर दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका सेशन अप्रैल में शुरू है, मई जून जुलाई तक कंपलसरी खत्म होंगे, अगस्त सितंबर तक या अक्टूबर तक आपके ऑप्शनल खत्म होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने हैं आपके पास रिवाइज रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मॉक एग्जाम के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अक्टूबर में ज्वाइन करें और दिसंबर तक प्रिपेयर करें और फेब में पेपर दे दें और आप पास हो जाए। कुछ सीएसपी, कुछ ये लोग जो क्लेम करते हैं, उनको आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जगह से आ रहे हैं। मैं एक आम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अपने जैसे, जैसा कि मैं स्टूडेंट था, उसको तकरीबन 8 to 10 मंथ्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 3 से 4 महीने तो उसको लेक्चर्स लेने में जो है वो लग जाएंगे, बाकी उसको प्रिपरेशन करने में और चीजों में लग जाते हैं। तो उन लोगों से दूर रहें जो कहेंगे भाई कोई मसला नहीं है, एंड में ज्वाइन कर लेना अकेडमी या किसी टीचर को और 2-3 महीने में कर और चला जाएगा। इट इज सीएसएस इज नॉट अ जोक। ये लक फैक्टर भी नहीं काम आएगा। यहाँ पर 12 सब्जेक्ट है, यहाँ पर लक काम नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, यहाँ पे लक काम नहीं, एक सब्जेक्ट में लक काम कर जाएगी, 2 सब्जेक्ट में सब लक काम आपकी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है ना, मैं मन्नान यही होता है ना, मैंने आपको बोला जो आपके लिए चीजें जो है वो अ, आसान करें। आप कोई बोलता है भाई गवर्निंग द अनगवर्नेबल पढ़ लो, या एक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का जो टॉपिक है उसके ऊपर पूरी बुक पढ़ लो, पाक चाइना का जो टॉपिक है उसके ऊपर पूरी बुक पढ़ लो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको एक टॉपिक के ऊपर पूरी बुक नहीं पढ़नी, आपने एक टॉपिक समझना है अच्छे से, किसी भी मेंटोर से या कहीं से, उसके ऊपर आपने 1 से 2 रिसर्च पेपर्स पढ़ने। काफी प्लेटफॉर्म्स है, मैं वो भी बता दूंगा, वहां से आपने पढ़ने, आपकी वो टॉपिक तैयार है, बस उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपने अपने पास रखनी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, कुछ अच्छी बुक्स है, वो मैं भी आपको बता दूंगा, आगे चल के उस तरह करना है। इस पॉइंट को कंक्लूड करूंगा कि आपने वो एकेडमी ज्वाइन करनी है जो चीजें आपको आसान करे, थ्रू आउट द फेज आपकी मदद करे, और आपको जो है वो जो कंट्रोवर्सीज हैं, शॉर्टकट मेथड, सो कॉल्ड तरीके, उनसे आपको दूर रखे, आपको इन डेप्थ स्टडी की तरफ जो है वो लेके जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी।
एक एकेडमी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरी चीजें कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, किस किस तरह चीजें आपको लेके चलेगी, क्या क्या चीजें आपको जो है वो करेगी। अच्छा, एक और चीज है कि जो दैट कीप यू मोटिवेटेड, ठीक है ना, ऐसा टीचर जो आपको फीडबैक भी देता रहे कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल में सेशन ज्वाइन किया, अब जून आ गया, तो आप अपने टीचर से पूछ पाए कि सर या मैडम या जो भी आपकी एकेडमी है कि सर इस वक्त मेरी पोजीशन क्या है, मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था या मैंने जो है वो ज्वाइन किया था, आपको इस टाइम पे मेरी पोजीशन क्या है, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट कितनी आई है और मेरी डेफिशिएंसीज और लूप होल्स क्या है। तो वो आपको बताते भी रहे कि बेटा अभी तुम्हारा लेवल ये है, अभी तुम्हारा ये लेवल है, अभी तुम्हें और मदद करनी है, ताकि आपकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट भी होती रहे, यार अभी मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ या कहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। और फिर आपको मोटिवेट भी करता रहे, यानी जो आपकी साइकी है उससे भी करे। मेरे पास अक्सर लोगों के कॉल्स आती थी एग्जाम से पहले, सर जो है हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं। मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका है, मैं उनको बोलता हूँ भाई ये सारी चीजें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरा काम तो पढ़ाना था। नहीं, एक बच्चा अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका मतलब उसको किसी सब्जेक्ट में मसला है, उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों के आंसर साथ साथ भी करता रहता हूँ। जी इरम बताऊंगा, ये सब चीजें बताऊंगा, अभी मैं आगे चल के सारी चीजें बताता हूँ, आप फिक्र ना करें ना। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज बताऊंगा, क्योंकि देखें अकेडमीज में जो है वो क्या होता है, किसी भी आप अकेडमी के पास जाएंगे, ऑल्दो मेरी भी जो है ये प्लेटफॉर्म भी एक अकेडमी है, लेकिन मैं मार्केट में जो अकेडमीज बता रहा हूँ उनका क्या होता है, वो आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रिकमेंड करते हैं जिनके उनके पास टीचर या फैकल्टी अवेलेबल होती है। वो हमेशा उन सब्जेक्ट को डिस्करेज करेंगे जिनके पास उनके पास फैकल्टी अवेलेबल नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने जब प्रिपरेशन किया था, मैंने पाकिस्तान पूरा ट्रैवल किया था, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, हैदराबाद हो, कराची हो, हर जगह ट्रैवल किया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जानता हूँ कि आपको अकेडमी हमेशा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रिकमेंड करेंगे जिनके उनके पास फैकल्टी है। जो फैकल्टी नहीं होगी आपको बोलेंगे ये ना लो, इसमें स्कोर नहीं आएगा। लेकिन मैं आज आपको वो चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि भाई ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने चाहिए, इस तरह सिलेक्ट करना चाहिए। मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताऊंगा नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मेरे पास फैकल्टी है नहीं है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्यू बेसिक कंट्रोवर्सीज पहले क्या है, जो दूसरी चीजें लोग आपको बताते हैं वो कंट्रोवर्सीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और सही तरीका बताऊंगा। अकेडमीज या डिफरेंट मेंटोर्स जो है वो नेचुरल साइंसेस को डिस्करेज करते हैं, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्करेज करते हैं और लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स लें। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फिजिक्स लेने पर, केमिस्ट्री लेने पर, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग लेने पर, जो है वो जोलॉजी लेने के ऊपर डिस्करेज किया जाता है, इकोनॉमिक्स लेने के ऊपर डिस्करेज किया जाता है। मेरे काफी दोस्त भी हैं जो कि ऑल दो वो सीएसपी हैं, उनका होने के बावजूद उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं लिए और सोशल साइंसेज लिए बिकॉज ऑफ अकेडमी। मैं आज आपको ये बात बता दूं, अगर आपका बैकग्राउंड है, इफ यू आर बिलोंग टू फिजिक्स डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री का या ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का या बिजनेस एड का या इकोनॉमिक्स का आपका बैकग्राउंड है और आप समझते हैं या आप समझती हैं कि आप उनको अच्छा प्रिपेयर करेंगी, तो इन सब्जेक्ट को आप मस्ट ऑप्ट करें। आप हमेशा इसको मस्ट ऑप्ट करें, ठीक है। चाहे नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, या बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट हो, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स। अगर आपका बैकग्राउंड है और आप समझते हैं कि ये प्रिपरेशन आपको अच्छा करेगा, या आप सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट को मस्ट ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर एज देगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ कैंडिडेट्स का होता है, तो ये आपको एज देगा दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। तो एक बात मेरी बात याद रखिएगा, आपको काफी लोग मिलेंगे बोलेंगे फिजिक्स ना लो, ये चीज ना लो, बताता हूं जी, मैं बताता हूं कहां से रिसर्च पेपर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं है, आपने अगर आपका बैकग्राउंड है, आप समझते हैं, तो आप जरूर इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। दूसरा पॉइंट, स्कोरिंग वर्सेस नॉन स्कोरिंग ट्रेंड। आजकल बड़ा मार्केट में जी, कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होते। आईआर लोगे तो स्कोर नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइंस लोगे तो स्कोर आएगा, जेंडर स्टडीज में स्कोर नहीं आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि कुछ हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट कम स्कोर देता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्कोर देता है। There is no other opinion, there is no difference of opinion in the fact that
हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा स्कोर देगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट बुरा स्कोर देगा, लेकिन नो वन कैन से विद श्योरिटी कि किस साल कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा या कौन सा सब्जेक्ट नॉन स्कोरिंग होगा। ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक साल यूएस हिस्ट्री ने 2018 में बहुत गंदा मार्क्स दिया, दूसरे साल यूएस हिस्ट्री बहुत रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट रहा। जेंडर स्टडीज एक साल बहुत रिवॉर्डिंग रहा, दूसरे साल जेंडर स्टडीज रिवॉर्डिंग नहीं रहा। तो नो वन कैन से विद श्योरिटी कि विच सब्जेक्ट विल गिव गुड स्कोर एंड विच सब्जेक्ट वोंट। इसका तरीका यह है, इसका आपके लिए तरीका यह है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसकी इन डेप्थ स्टडी करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन इज मेक एंड ब्रेक फॉर यू, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर ही आपकी एलोकेशन होगी। खासतौर पे जो पंजाब में रहते हैं उनका तो बड़ा टफ कंपटीशन है, उसी के बेसिस के ऊपर एलोकेशन होगी, क्योंकि उसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, एक्स वाई जेड कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसको इन डेप्थ पढ़ना है। उसकी क्या क्वालिटीज है मैं बताता हूं अभी आगे चलकर। पुअर टेक्निक जस्ट टू कॉपी पेस्ट द ऑप्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपर्स। अगेन मेरे डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि एक सीरियस कैंडिडेट एक नॉन सीरियस कैंडिडेट कौन होता है। एक सीरियस कैंडिडेट वो होता है जो आकर पूछे कि सर फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल रिलेशन लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, इसके मुझे प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बता दें, ठीक है। मुझे पॉलिटिकल साइंस के प्लस पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स बता दें। फिर वो घर जाता है, उसके पास पेपर्स देखता है, उसका सिलेबस देखता है, फिर खुद से फैसला करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये होती है एक अच्छे एस्पायरेंट की निशानी। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो मेरे पास आएंगे या किसी और सीएसपी के पास जाएंगे, बोलेंगे सर आपके कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, मैं बताऊंगा मेरे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ठीक है। वो लिखेंगे, बोलेंगे हम भी ये लेंगे। या फिर उस साल में देखेंगे पिछले साल टॉपर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे, अच्छा टॉपर का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था, सेकंड पोजीशन वाले का ये था, या मेरे इलाके में किसी को पुलिस मिल गई तो उसके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, मैं भी ये लूंगा या लूंगी। गलत। उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है, उसकी इंटरेस्ट की इंक्लिनेशन कुछ और है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कुछ और है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कहीं पर और है, आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कुछ और है। तो आप किसी के ऑप्शनल सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहला अपना एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका, आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग से, बिजनेस से, बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड है, आपने एसीसी किया हुआ है, आपने बिजनेस एड में डिग्री है, ठीक है। आपका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, आप किससे बिलोंग करते हैं। फिर नेचुरल साइंसेस को ऑप्ट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड है उसको आप प्रेफर करेंगे सोशल साइंसेस के ऊपर। बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड है, आप उन सब्जेक्ट को जरूर ऑप्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो आप चूज करेंगे, किसी मेंटोर के पास जाएंगे, उससे ये नहीं पूछेंगे कि सर ये मैं ऑप्ट करूं या ना करूं। ये बात याद रखना, ये नहीं पूछना कि मैं ऑप्ट करूं या ना करूं, उससे हमेशा पूछना सर इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स बता दो, ठीक है। और फिर ये भी देखना कि क्या वो सब्जेक्ट उसके पास था या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉलिटिकल साइंस मेरे पास नहीं था, मैंने आईआर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, so I cannot comment on political science, I cannot comment on business administration, I cannot comment on auditing and accountancy, ठीक है। मैं आईआर पे कमेंट कर सकता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पॉल साइ के प्लस और माइनस कौन से। तो ये भी देखना कि जिससे पूछ रहे हो क्या उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उससे पूछना प्लस और माइनस क्या है। घर जाना, उसका सिलेबस देखना, उसके पास पेपर्स देखना, हेयर एंड देयर उसकी कुछ बुक्स देख लेना, समझ में आ रहा है ऑप्ट करना, नहीं समझ में आ रहा ऑप्ट नहीं करना, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करने किसी के ऑप्शनल सब्जेक्ट, किसी से पूछना नहीं है कि मैं ये ऑप्ट करूं या ना करूं। लास्ट पॉइंट ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपने एक आईआर ऑप्ट कर लिया और आपने एक इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री ऑप्ट कर लिया और वहां से आपने साइकोलॉजी ऑप्ट कर लिया, ये नहीं होगा। कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि सीएसएस में हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम कम इनपुट दें और हमें आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमें दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आईआर में कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मुझे यूएस हिस्ट्री में मदद मिल जाए, मैं यूएस हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मुझे करंट अफेयर्स में मदद मिल जाए। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करते हैं कि जो ओवरलैपिंग हो, समझ रहे क्या हो, ओवरलैपिंग हो, ताकि हमें कॉन्सेप्ट या तो कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग हो या सिलेबस ओवरलैपिंग हो, ताकि हमें फायदा मिले, ठीक है। तो आपने इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। किसी ये नहीं पूछना सिलेक्ट करूं या ना करूं, अपने दिमाग से सोचना है। किन पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया।
कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं आपको बताना कि अगर चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे में तकरीबन सिमिलर है तो हेल्प मिलेंगे, या सिलेबस सिमिलर है तो आपको हेल्प मिलेगा। कुछ कॉम्बिनेशन है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप यही कॉम्बिनेशन ले, इसके अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह होगा। अगर आप अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग लेते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ रखें या क्रिमिनोलॉजी रखें, आपके ऊपर है। सोशियोलॉजी रखें या कोई भी रीजनल लैंग्वेज रख लें, रीजनल लैंग्वेज आती है सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बड़ा अच्छा है। और जेंडर स्टडीज आप रखें तो एक आपका अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अकाउंटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ बिजनेस एक्ट, मर्केंटाइल लॉ, सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज। अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, आप इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं तो अगेन इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, उसके साथ बिजनेस एक्ट रख दें या पब्लिक एक्ट रख दें, आपकी मर्जी है। क्रिमिनोलॉजी या मर्केंटाइल लॉ, इकोनॉमिक्स वाले ज्यादातर मर्केंटाइल लॉ रख रहे होते हैं। सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज, अगेन जेंडर स्टडीज आप लेंगे, अच्छा है। अगर आप देखेंगे ना तो जेंडर स्टडीज मैंने तकरीबन सब में लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि जेंडर स्टडीज प्रिपेयर करने से ना आपका एसए में हर साल एक टॉपिक जरूर आता है रिलेटेड टू जेंडर, उसकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। फिर अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इन्वायरमेंटल साइंसेज रख लें, क्रिमिनोलॉजी रख सकते हैं, पब्लिक एड या कोई एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट रख सकते हैं, फिर सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज रखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका ना बिजनेस का बैकग्राउंड है, ना इकोनॉमिक्स का है, ना साइंसेस का है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, या तो आईआर रखेंगे या पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने आईआर रखना है तो आईआर का क्लियर कॉम्बिनेशन है, आईआर के साथ आप हिस्ट्री ऑफ यूएस रखें या यूरोपियन हिस्ट्री रखें, ठीक है ना? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ यूरोप में या हिस्ट्री ऑफ यूएस में आईआर पार्ट 2 में तकरीबन वही चीजें जो उसके अंदर है, यानी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वॉर ऑन टेररिज्म, हर चीज में आपने पढ़ना होता है। तो आप एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, दूसरे में आपको हेल्प कर लेगा। फिर उसके साथ आप क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ मेरा था, टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप टेक्निकल पे जाएंगे तो इंटरनेशनल लॉ रखते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे वही थ्योरीज वगैरह ज्यादा हो तो आप क्रिमिनोलॉजी रख सकते हैं। अगेन जेंडर स्टडीज सोशियोलॉजी के साथ एक कॉम्बिनेशन, या आप रीजनल लैंग्वेज रखते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस वाले ज्यादातर इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री रख रहे होते हैं, उसके साथ आप क्रिमिनोलॉजी रख लें, सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज। एक बार याद रखिएगा, काफी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखना चाहिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं रखिएगा, जब तक आपका उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है। अगर बैकग्राउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं रखना, बैकग्राउंड है तब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखना। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे जी। किसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन से जी कोई क्वेश्चन है? कोई पूछ रहा है सर व्हाट फॉर इंजीनियर, डिपेंड करता है जी आपकी इंजीनियर किस में है। अगर आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिकल साइड के ऊपर है, आप फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले भी फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप केमिकल से हैं या मेट्रोलॉजी के हैं तो आप केमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं। निसार कह रहे हैं सर आईआर के साथ यूरोपियन हिस्ट्री सही है या यूएस, दोनों सही है, ठीक है ना? दोनों अच्छी हिस्ट्रीज हैं, दोनों इंटरेस्टिंग है। मेरा अपना यूएस का, अगेन यूरोपियन हिस्ट्री भी एक इंटरेस्टिंग है। दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। दोनों आपको आईआर में मदद करेंगी, दोनों आईआर को पुश करेंगी आगे। सर प्लीज लेट मी नो अबाउट इंटरनेशनल लॉ। अगेन इंटरनेशनल लॉ का ओरिएंटेशन सेशन मौजूद है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ आप पब्लिक एड भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पब्लिक एड रख लें, कोई इशू नहीं है। सर यूएस हिस्ट्री के मेरिट्स डीमेरिट्स अलोंग विद पॉलिटिकल, अगेन अभी मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी जो है पॉलिटिकल साइंस का, हमारा सेशन मंडे से स्टार्ट है, तो जिसने लेना हो तो वो वहां ले सकता है। जोलॉजी जब आप रखेंगे जब आपका बैकग्राउंड होगा जी। सना कह रही है सर खुद से कोई सब्जेक्ट क्लियर कर रहा हो तो कितना टाइम एक सब्जेक्ट को दें, बिकॉज हम एक सब्जेक्ट, ये मैं बताऊंगा जब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। पॉल साइंस के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फरूक जब तक नहीं रखना जब तक बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड है तो ले जाए, लेकिन बैकग्राउंड नहीं है तो बड़ा मसला हो जाएगा। जिसने लॉ किया है वो रख सकता है। जी बिल्कुल उमर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, काफी मेरी इस पे डिबेट भी होती है, लेकिन मेरे लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसका बैकग्राउंड नहीं है लिखना रखना रिस्की है।
फिजिक्स बेटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये फिजिक्स का पार्ट 1 आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन पार्ट 2 में आपको मसला होगा, आपको मेंटोर की जरूरत होगी, क्योंकि पार्ट 2 बिल्कुल जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आसिया आपको आंख बंद करके इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आ जाए भाई, कंपलसरी को किस तरह प्रिपेयर करें, करंट अफेयर्स को किस तरह प्रिपेयर करें, पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह प्रिपेयर करें, इस्लामी आज, जनरल साइंस, एसए और कंपोजिशन को किस तरह प्रिपेयर करें। अच्छा, इनके लिए मैंने अलग अलग सेशंस बनाए हुए हैं, यानी कल का सेशन जो है 2 सेशन है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का तरीका बताऊंगा किस तरह प्रिपेयर करना है, और कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा जो मैंने शेयर भी किए थे, यानी नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान इंडिया की चेंजिंग सिचुएशन। तो हम ये कल के प्रोटोकॉल पे, परसों जो क्लास है उसमें मैं एस्से और कंपोजिशन का आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रिपेयर करना है, और साथ साथ एस्से की 2 आउटलाइंस और 2 इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊंगा। तो कंपलसरी के लिए मैंने अलग अलग सेशंस रखे हुए हैं, क्योंकि 3 दिन की ये क्लासेस ही इसी वजह से कि हर एक डेमो क्लास में आपको बताया जाए कि वो सब्जेक्ट किस तरह प्रिपेयर करना है, फिर आपकी मर्जी, हमें ज्वाइन करें ना करें, खुद से प्रिपेयर करना है वो आपकी मर्जी है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस होंगी इंशाल्लाह कल से। पहले करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, फिर उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर परसों जो है एस्से कंपोजिशन, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर जो है वो मंडे से हमारी पेड क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी। तो इसकी अलग अलग सेशन है, फ्री डेमो क्लासेस है, आप लोग हर कोई ज्वाइन कर सकता है। किस तरह आपने कंपलसरी को जो है वो प्रिपेयर करना है, उसमें मैं आपको कल की क्लास में, करंट अफेयर में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से रिसर्च पेपर्स जो है वो आपने सर्च करने हैं। अभी ऑप्शनल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, ऑप्शनल्स में जी आपने क्या करना है, ऑप्शनल्स में अगर आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो एक रूल ऑफ थंब बना, क्या, ऑलवेज रीड वन रिकमेंडेड बुक बाय एफपीएससी। मार्केट में बहुत सारी एकेडमिक्स की बुक्स मौजूद हैं, बहुत सारे जो है वो नोट्स मौजूद हैं, लेकिन हमेशा एफपीएससी ने जो रिकमेंडेड बुक्स की हुई है, उसमें से आपने एक बुक जरूर पढ़नी है। वो कौन सी बुक होगी, किसी भी मेंटोर से पूछ लें कि सर इनमें से कोई अच्छी बुक बता दें जो 50, 60, 70% सिलेबस कंप्लीट करती हो। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में जो है वो डाउन टू अर्थ सोशियोलॉजी है बाय जेम्स हैंसलिन की, बड़ी अच्छी बुक है। मैक्वाइंस की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। यूएस हिस्ट्री के अंदर जो है वो हमारे पास जो पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक अच्छी बुक है, या जो है पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक अच्छी बुक है। यानी हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने एक एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक जरूर पढ़नी है। फिर पर्टिकुलरली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाए कि भाई उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके लिए जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो उस सब्जेक्ट की थ्योरीज के ऊपर होना चाहिए। सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंथ्रोपोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जो आपका प्राइम फोकस होगा वो उसकी थ्योरीज के ऊपर होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल एनालिसिस ही आपके के दिमाग में उस सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही, उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही, उनका जो है रेलिवेंस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। ये बात याद रखना कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिखने का तरीका, उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ठीक है, यानी आईआर का पेपर जिस तरह लिखा जाता है, करंट अफेयर्स का पेपर उससे बिल्कुल अलग अटेम्प्ट होता है। ऑल्दो आईआर और करंट अफेयर्स में तकरीबन वही बात है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का सवाल आईआर में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है, लेकिन दोनों के लिखने का, अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। जेंडर स्टडीज का तरीका डिफरेंट है, उसकी जार्गन अलग है। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करो उसके साथ साथ उसकी जार्गन पे, उसकी लैंग्वेज पर जरूर काम करना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज है। आईआर में एक अपनी लैंग्वेज, उसके अंदर हम सिक्योरिटी डायलेमा, सुसाइडाइड ट्रैप, और जो है वो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। जेंडर में बात करो, उसकी अपनी लैंग्वेज है, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटीज, ठीक है, उसके बाद जेंडर वाइज्ड, इस तरह की हम लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर फेमिनिज्म, इस तरह की हम उसके अंदर लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिज्म, सोशियोलॉजी की अपनी लैंग्वेज है। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, इंस्टीट्यूशन ऑफ जो है एजुकेशन बात कर रहे होते हैं, सिर्फ एजुकेशन नहीं लिखते। तो हर सब्जेक्ट की अपनी जार्गन है, उसको भी साथ साथ प्रिपेयर करते चली जाइएगा। देन जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करें उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करें, और उस पास पेपर्स को जाकर चेक जरूर करवाएं किसी भी एकेडमी से, किसी भी मेंटर से।
इस तरह आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होगा। पहला सिलेबस पढ़ना है उसका, कोई भी एक रिकमेंडेड बुक पढ़नी है एफपीएससी की, फोकस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसका जो थ्योरीज वाला पार्ट है उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, प्रेजेंटेशन देखना है, हर एक की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, उसकी जार्गन पे काम करना है, और फिर प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर्स की ओर पे जाकर चेक करवाना। शायद पूछ रहे हैं कि सर पीएमएस और सीएसएस में क्या फर्क है। एज फार एज द सिलेबस आर इज कंसर्न, पीएमएस सिंध का सिलेबस तकरीबन 100% सेम है, ठीक है ना। सिर्फ कंपलसरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आप ज्वाइन करेंगे। बट पीएमएस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पीएमएस में ये 12 ग्रुप्स नहीं है। पीएमएस में आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें आपको या तो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट में रखा जाएगा, सिंध सेक्रेटरीट में एज अ सेक्शन ऑफिसर, एज अ जो है वो बाद में आप तरक्की करके डिप्टी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, या आप किसी तालुके में होंगे जो है वो तालुका ऑफिसर या मॉनिटरिंग ऑफिसर, या फिर आप जो है वो एसी कहीं पर लग सकते हैं। और काफी दफा अगर सीट्स आई हुई हो तो आप डीएसपी भी लग सकते हैं, रजिस्ट्रार भी रख सकते हैं, फूड कंट्रोलर भी लग सकते हैं। जी जी, पीएमएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, केपी में केपी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा जी, अब आ जाए नोट्स किस तरह बनाने हैं जी। नोट्स आप दो तरीके के बनाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। एक आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाते हैं, यानी डिटेल नोट्स, जिसमें आपका पूरा टॉपिक होता है। डिटेल नोट्स में डेफिनेशन, कोटेशंस, चार्ट, एनालिसिस, पूरे आप डिटेल नोट्स बनाते हैं। दूसरे आप नोट्स बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसको हम बोलते हैं वन पेजर नोट। इसमें कोई डिटेल नहीं होती, जिसमें एक पेज के ऊपर 2 से 3 टॉपिक आ जाते हैं। ये क्या वन पेजर नोट साथ साथ बनाने होते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि फिर आप एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करते रहेंगे। क्या तरीका होता है, आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी या आईआर, आपने आईआर 1 पूरा कंप्लीट किया, उसके आपने डिटेल नोट्स बना दिए, ठीक है, आपने छोड़ दिया। फिर जब आप रिवाइज करने बैठेंगे ना, तो रिवीजन के ऊपर आपने वन पेजर नोट्स बनाने हैं, ताकि वो जो आईआर के पूरे नोट्स हैं एक पूरे रजिस्टर के ऊपर, वो 7 से 8 पेजेस के अंदर आ जाए। क्योंकि एट द एंड में एग्जाम में आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, आप कभी भी अपने डिटेल नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। आप वन पेजर नोट्स ही रिवाइज करेंगे। 4 से 5 6 पेज होंगे एक सब्जेक्ट के, आप जल्दी जल्दी देखेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे और आप एग्जाम में चले जाएंगे। तो डिटेल नोट्स आपने साथ साथ बनाने सब्जेक्ट के, और जब उसका रिवीजन करेंगे तो उसके वन पेजर नोट्स बनाने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आईआर में आपने डिटेल नोट्स बना लिए, आपने रिवीजन किया, कुछ आपने उसके वन पेजर नोट्स बना लिए, फिर दूसरी दफा रिवीजन किया, कुछ वन पेजर नोट्स बना, तीसरी दफा रिवीजन किया, पूरे जो है वो वन पेजर नोट्स बन गए। इस तरह काम करना, ठीक है। नोट्स मेकिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। नहीं जी, पंजाब वाले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे, सिंध वाले सिंध पब्लिक देंगे। मैंने अभी बोला है रिट्स के मैं सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जेंडर स्टडीज किस तरह प्रिपेयर हो, सोशियोलॉजी किस तरह प्रिपेयर हो, ये अभी मैं बात नहीं कर रहा। अगर ये बात करूंगा तो बहुत बड़े सेशन हो जाएगा। अभी मैं एक आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है जेंडर स्टडीज का, अगेन आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारे वहां पे जेंडर स्टडीज के 2 से 3 सेशन मौजूद है, ठीक है। अलीशा कह रहे हैं सर हाउ टू मेक ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ टॉपिक विल मेकिंग नोट्स। इसका तरीका यह है कि जी पहले तो आप पास्ट पेपर से देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक आईआर में एक थ्योरी है रियलिज्म। अब आपने रियलिज्म देखा, आपने सिलेबस में देखा भाई इसकी क्या क्या चीजें कवर करनी है। पास्ट पेपर्स देखा, पास्ट पेपर्स में कौन कौन सी डायमेंशन आई हुई है वो आपने लिखी, और कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अपने दिमाग से सोचा कि अच्छा यार इसकी ये डायमेंशन भी आ सकती है। इस तरह आप एक टॉपिक की तमाम डायमेंशन को प्रिपेयर करेंगे। अगर थ्योरीज है तो उसकी एप्लीकेशन जरूर तैयार करेंगे, चाहे सोशियोलॉजी हो, क्रिमिनोलॉजी हो, जेंडर हो, आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो। हर थ्योरी की रेलिवेंसी आज के दौर में और उसकी एप्लीकेशन जरूर प्रिपेयर करेंगे। शुड बी मेक कॉम्प्रहेंसिव हेडिंग्स और पैराग्राफ। जी आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बगैर हेडिंग्स और पैराग्राफ के साथ बनाएंगे। मैंने अभी बताया खालिद के साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए, रिवीजन के ऊपर आप वन पेजर नोट्स बना सकते हैं। वो बोलिए रिसर्च पेपर के अलावा कहाँ भी मैंने आपको बताया ना कि आपने एक बुक पढ़नी है, कोई भी अच्छी एफपीएससी की एक रिकमेंडेड बुक,
मेरे पास से आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक रिकमेंडेड बुक हमेशा बताता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, और फिर उसके साथ साथ ऑनलाइन पर आप जाके उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा मिच्योर हो भी जाएंगे। अच्छा यार, पूरी बुक भी नहीं पढ़नी होती, टॉपिक वाइज देखें। अच्छा ये टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी का, दरखैम की थ्योरीज है, तो अच्छा मैं दरखैम की थ्योरीज पढ़ लेता हूँ, इसकी एप्लीकेशन और उसकी रेलिवेंसी मैं नेट के ऊपर से पढ़ लूंगा, मेरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अलीशा मैं आपको बताता हूँ, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अजीब, आप लोग कितना टाइम चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, मैं हर चीज बताऊंगा, ठीक है ना, जज्बाती ना हो। मैं रिसर्च पेपर के लिए सोर्सेज, निसार अभी बोला कि कल करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन होगा, मैं पूरी रिसर्च पेपर्स के लिए बताऊंगा, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों का मसला ये होता है कि बोलते हैं आखिर में आप लोगों को भी मसला आएगा कि सर मैंने सोशोलॉजी की तैयारी की, फिर मैं जेंडर लेके बैठा या बैठी, जेंडर पढ़ा, सोशोलॉजी भूल गया। आईआर की मैंने आईआर 1 आईआर 2 प्रिपेयर किया, यूएस हिस्ट्री बैठा, मैं आईआर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे रिटेन नहीं होती इन्फॉर्मेशन, काफी बच्चों का मसला है। सर 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट को किस तरह याद रखें, एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन रिटेन किस तरह करनी है, ठीक है ना। 12 सब्जेक्ट है ना, काफी बच्चे बोलते हैं सर 12 सब्जेक्ट है, मैं तो भूल जाऊंगा, मैं पिछला जो है वो भूल जाता हूँ या भूल जा, उसको कैसे करें। पहला पॉइंट, कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। आपका आईआर 1 कंप्लीट हो गया है, अब आपने आईआर 1 रख देना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आप दूसरा सब्जेक्ट कर ले तो उसको आपने रिवाइज करना है, या आपने वीकेंड्स के ऊपर रिवाइज करना है। यार मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मंडे से फ्राइडे तक जो है वो जेंडर स्टडीज पढ़ रहा हूँ, तो सैटरडे संडे जो मैं आईआर कंप्लीट कर चुका हूँ उसको मैं रिवाइज कर लूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं 2 हफ्ते जेंडर स्टडीज पढ़ लूंगा, फिर जो है वो 3 से 4 दिन लगा के फिर आईआर रिवाइज कर लूंगा। तो आपने कीप रिवीजन करते रहना है, एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके उसको 2-3 महीने के लिए रख नहीं देना। अगर आप 2-3 महीने के लिए रख देंगे आप वो भूल जाएंगे, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, रिवाइज करते रहना। पहला तरीका रिवीजन, चाहे वीकेंड पे करें, चाहे 2 हफ्ते के बाद 3 दिन लगातार देके करें, इट्स अप टू यू। दूसरा तरीका टेस्ट, दूसरा तरीका क्या है, वीकली टेस्ट, जो मैं करता था कि भाई मैं वीकली टेस्ट देता था। अब मैंने प्रिपेयर कर लिए तमाम सब्जेक्ट, तो मैं क्या करता था, वीकली टेस्ट, एक दिन इंटरनेशनल रिलेशन का टेस्ट है, इंटरनेशनल लॉ का है, सोशियोलॉजी का है, जेंडर का है, पॉलिटिकल साइंस का है। इससे क्या होगा, मुझे पता होगा अगले हफ्ते जो है वो मेरा आईआर का टेस्ट है, मैं एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं फ्राइडे से लेकर आईआर रिवाइज करूंगा और जाके टेस्ट दे दूंगा। क्या होगा, मेरा रिवीजन होता रहेगा। दूसरा मेथड, पहला मेथड क्या है, रिवाइज करता रहे, दूसरा मेथड वीकली टेस्ट है, तीसरा मेथड क्या है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल आप जेंडर स्टडीज प्रिपेयर कर रहे हैं, रोजाना की बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी होती है, आप रात में बैठकर 2 सवाल आईआर के अटेम्प्ट कर लें। या अगर आप आईआर प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका जेंडर या सोशो या पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो चुका है, रात में बैठकर आप उसके 2 सवाल अटेम्प्ट कर लें रोजाना। इससे क्या होगा, आपका नया सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो रहा है और रात में राइटिंग प्रैक्टिस में आपका पुराना जो सब्जेक्ट है वो भी रिवाइज हो रहा है। ये चीज है। आखिरी पॉइंट यह है कि कीप योर पेशेंस। ये बात याद रखेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो कोई चीजें आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस्लामियात 100% प्रिपेयर की और आप जब रिवाइज करो तो आपको 100% याद हो। नो, चीजें ग्रेजुअली याद होती हैं। यानी आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, आप पहली दफा रिवाइज करेंगे तो आपको 50-60% रिटेन होगा, दूसरी बारी में आपको 70-80% होगा, तीसरी बारी में आपको 80-90% चीजें रिटेन होंगी। तो पेशेंस रखें, ग्रेजुअली चीजें रिटेन होंगी, ठीक है। तो हाउ टू रिटेन इन्फॉर्मेशन में 3 तरीके मैंने आपको बताया, रिवीजन कर लें वीकेंड्स के ऊपर या 2 हफ्तों के बाद 3 दिन लगाकर, वीकली टेस्ट आप दे सकते हैं या रात को राइटिंग प्रैक्टिस करके आप चीजों को फ्रेश रख सकते हैं अपने दिमाग में। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है कि 12 के 12 सब्जेक्ट को अपने जहन में किस तरह रखना है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इश्यूज बड़े आते हैं, ठीक है, इश्यूज बड़े आते हैं कि बंदा बोले कि यार मैंने 5 सब्जेक्ट कर लिया, अब मैं भूल तो नहीं गया। तो ये चीजें आपने करनी है। अब आ जाए स्टडी प्लान के ऊपर। काफी बच्चे बोल रहे थे सर किस तरह करूं, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, पूरे कोर्स को कितना टाइम दूं, अप्रैल आ गया है। अभी भी मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोगों में से आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं 22 का अटेम्प्ट नहीं 23 का अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी, तो वो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। अभी बहुत टाइम है, अप्रैल से जैन तक बहुत टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 10 महीने हैं एंड 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर सीएससी। ठीक है, तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी से ये नहीं सोचना कि 23 की अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप लेजी हो जाएंगे। 22 टारगेट है। प्लान किस तरह करना है आए बताते हैं। 3 प्लान आज आपने बनाने इस सेशन के बाद या डेमो क्लासेस के बाद, आपकी मर्जी है। एक होगा लॉन्ग टर्म प्लान, एक होगा मीडियम टर्म प्लान या स्ट्रेटेजी, एक होगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लान हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान को मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है कि मैं लॉन्ग टर्म प्लान बना लूं अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, कि भाई मुझे इस डेट तक, इस महीने तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद से मैंने 1 या 2 मॉक इस महीने में देने और जाके पेपर रखना। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं अप्रैल में यहाँ बैठा हूं और मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी कि मेरा अक्टूबर के अंदर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने हैं, मैं 7 मंथ्स में अपने तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करूंगा। कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा वो लॉन्ग टर्म में अभी मैं नहीं लिखूंगा। 7 मंथ स्ट्रेटेजी है मेरी। मैं 12 के 12 सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर करूंगा, रिवाइज करूंगा अच्छी तरीके से। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में रिवीजन, प्रेजेंटेशन के ऊपर काम, इसके अंदर मैं टेस्ट और मॉक्स दूंगा। इससे पहले क्या मैंने नहीं दिए होंगे टेस्ट? बिल्कुल दूंगा, लेकिन इसमें फिर मैं सिर्फ टेस्ट, मॉक्स और प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करूंगा या करूंगी। ये है मेरा लॉन्ग टर्म प्लान। मैं अगर आपकी जगह हूं तो ये है मेरा लॉन्ग टर्म प्लान। हाँ, आप किस तरह लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं ये आपके ऊपर है। किस महीने तक आपने तैयारी कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद कितने महीने, 1 या 2 महीने में आपने मॉक्स के लिए रखने हैं, रिवीजन के लिए रखनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए रखने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर काम करनी है। काफी बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी में नहीं लिखते। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अगर आपने किसी महीनों में लिखना है वो है दिसंबर और जैन में। दिसंबर और जनवरी में आपने सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वाई अक्टूबर तक प्रिपरेशन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक्स और टेस्ट। ये है मेरा लॉन्ग टर्म प्लान। आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान होगा आपके ऊपर है। स्टिक टू इट और फिर उसको स्टिक करना है। हाँ, 19-20 हो सकता है, एरर आ सकता है, यानी अक्टूबर की जगह मैं 10 नवंबर तक मेरी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, 15 नवंबर तक हो जाए, कोई मसला नहीं। 10-15 दिन आगे या पीछे कोई इश्यू नहीं, लेकिन मेरी इस तरह लॉन्ग टर्म से ना मेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा। मेरे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि यार मुझे अक्टूबर में कंप्लीट करना है। अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा ना, तो मेरे क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा अप्रैल में एक सेशन शुरू हो रहा है सर का, छोड़ो यार, जो रमजान के बाद आराम से ज्वाइन करूंगा या करूंगी। रमजान गुजर गया यार, ईद के बाद करूंगा। ईद गुजर गई, बकरा ईद के बाद करूंगा, क्योंकि अभी तो दूर है, अभी तो फरवरी में पेपर है यार, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्लान बन गया, अक्टूबर तक कंप्लीट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मॉक्स वगैरह काम करना है। अब आ गया मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी को मैं बोलता हूं सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। क्या? सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एक सब्जेक्ट, एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट 20 से 30 डेज में आराम से कवर कर सकता है। 20 to 30 days are more than enough to cover each subject। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, IR1 आपने 20 से 25 डेज में प्रिपेयर किया और करंट अफेयर्स आपने इतनी दौर में कवर किया। IR2 के लिए आपको मुश्किल से फिर 5 से 6 दिन चाहिए, बस खत्म। क्योंकि करंट अफेयर्स पूरा IR2 में आपको हेल्प करता है। ठीक है ना, तभी कॉम्बिनेशन जरूरी है, मैंने आपको बोला था। इसी तरह IR2 में आपने कवर किया तो यूएस हिस्ट्री में आपको फिर 25 डेज नहीं चाहिए, उसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, पोस्ट कोल्ड वॉर और जो है वो ग्लोबलाइजेशन वगैरह आप प्रिपेयर कर चुके हैं, आपको वहां पर जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह आपने प्ले करनी है चीजें, इस तरह काम होता है। ठीक है, तो आपको 20 से 25 डेज मैक्सिमम चाहिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, ये आपने मीडियम टर्म आपकी स्ट्रेटेजी है। आप 2 सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हैं, इट्स अप टू यू कि मैं सुबह को एक सब्जेक्ट करूंगा, रात में एक सब्जेक्ट करूंगा। अगेन आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं एक सब्जेक्ट लेके चलता था हमेशा, मैं 2 सब्जेक्ट लेकर नहीं चलता। समझ में आ रही बात? तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी हमारी क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। 20 से 25 डेज में मैंने एक सब्जेक्ट कवर करना है,
या जो है वो कवर हर हाल में करना है। अब पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा, ये आपके ऊपर है। जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको पहले करें। ये अजीब हमारा माइंडसेट बन गया है कि हम बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम आखिर में करेंगे। नो, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो पहले करना है। खास तौर पे जो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है वो पहले करें। कंपलसरी सब्जेक्ट पहले करें। ठीक है, स्टार्ट किससे लेना है, सबसे आसान सब्जेक्ट से। अब आ जाए शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को मैं कहता हूं वीकली एंड डेली बेस्ड प्लानिंग। वीकली एंड डेली ओरिएंटेड प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मेरा लॉन्ग टर्म हो गया, अक्टूबर में कवर हो गया, मैंने महीने पे डिवाइड कर दिया कि भाई 20-25 दिन में मैं इतने सब्जेक्ट को कवर करूंगा ताकि मेरा अक्टूबर में कवर हो जाए सिलेबस। अब आ जाओ डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर क्या कर रहा है। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप आज से लेकर जिस दिन पेपर होगा फरवरी में तब तक आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती और ना होनी चाहिए। एक का नाम है इंग्लिश एस्से, एक का नाम है इंग्लिश कंपोजिशन। पहले का नाम इंग्लिश एस्से, दूसरे का नाम इंग्लिश कंपोजिशन, जिसको आपने वीकली डेली की बेसिस के ऊपर रोज करना है। ठीक है, तो आपकी डेली पहले वीकली रूटीन क्या होगी। वीकली रूटीन आपकी ये होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो भाई मैं 5 दिन जो है वो एक सब्जेक्ट करूंगा और वीकेंड्स के ऊपर उसका टेस्ट दे दूंगा या पुराना सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा। ये आपकी वीकली रूटीन है। 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन एक सब्जेक्ट और फिर बाद में वीकेंड्स के ऊपर रिवाइज। ये आपकी वीकली रूटीन। डेली रूटीन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सुबह उठना है। 45 मिनट से लेके 60 मिनट्स के अंदर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स मोर देन इनफ। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उससे इंफॉर्मेशन किस तरह रिटेन करनी है, मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगा, उसको अच्छे से सुनिएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। 45 टू 60 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद आपने वोकैब पर आधा घंटा देना। आधा घंटा आपने वोकैब प्रिपेयर करनी है, आइदर जीआरई से करें, जीमेट से करें, आपके ऊपर है। देन आपने या तो एक प्रेसी अटेम्प्ट करनी है या कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, एक प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये बात याद रखिए, आज प्रेसी की तो कल कॉम्प्रीहेंशन और फिर परसों प्रेसी। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाए। फिर आप 3 घंटे ऑप्शनल्स को दें। ठीक है, फिर रात में 3 घंटे दूसरे ऑप्शनल्स को दें। ये आपकी डेली रूटीन होगी। ठीक है, फिर आपने 2 दिन कंपोजिशन कर लिया, फिर आखिर में 3 दिन आपने एस्से के ऊपर काम करना है। एस्से के ऊपर रिसर्च करनी है। कोई भी आपने एक इश्यू लिया है उसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपने अभी स्टार्ट में एक ऐसे 15 दिन के अंदर जरूर लिखना है। पहले तमाम चीजें अगर आपको पता है किस तरह लिखना चाहिए किस तरह नहीं लिखना चाहिए, पहले पढ़कर सारी चीजें 15 डेज के अंदर एक ऐसे जरूर लिखना है। फिर बाद में हम उसको जो है वो पेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और डेली स्केड्यूल। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। कोई क्वेश्चन है जी प्लानिंग के में, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे जी। इंग्लिश ऐसे के लिए कोई बुक नहीं होती जी। अच्छा, आ जाए रिटन एक्सप्रेशन को किस तरह इंप्रूव करें, हाउ टू डेवलप मैच्योर आइडियाज। सबसे पहले जी, वाइल रीडिंग एनालाइज ऑथर्स राइटिंग एक्सप्रेशन फ्रेजेस वोकैबुलरीज एंड स्ट्रक्चर। अभी भी मेरे पास पूरा रजिस्टर से भरा है। अभी भी मैं कोई भी चीज आपने पढ़नी है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो जो है वो मैगजीन हो, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, आपने उस ऑथर के राइटिंग स्टाइल को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके फ्रेजेस को, उसकी वोकैबुलरी को, उसके स्ट्रक्चर को गौर से देखना है। और जो एक्सप्रेशंस आपको अच्छी लगे आपने वो नोट डाउन कर देनी है रजिस्टर पे। देन ट्राई टू यूज दैट एक्सप्रेशन इन योर ओन राइटिंग। ठीक है, पे पार्टिकुलर अटेंशन टू देयर यूजेज, ट्राई टू यूज इट ऑन योर राइटिंग। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ एक्सप्रेशन इंप्रूव करने के लिए। कोई चीज भी पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड, कोई चीज भी पढ़ रहे हो, ऑथर के स्टाइल को, एक्सप्रेशन को, फ्रेजेस को, वोकैबुलरी को, स्ट्रक्चर को गौर से देखें, अटेंशन दें और जो अच्छी चीजें लग रही हैं उसको अपने पास नोट कर लें एंड देन ट्राई टू यूज इन योर ओन राइटिंग। पहली चीज ये आपने थ्रू आउट द ईयर करना है, इसी से आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर होगी। दूसरी चीज, अवॉइड नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर से अवॉइड करें, नॉट से अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट प्रेजेंट की जगह ही इज एब्सेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स जितने पॉसिबल हो उसको आप अवॉइड करें। दिस कैसल, दिस नेशन कैन नॉट बी डिफीटेड, यूएस कैन नॉट बी डिफीटेड, आप लिख सकते हैं यूएस इज इम्प्रेग्नेबल।
दिस लैंड कैन नॉट बी कॉन्क्रीट की जगह आप उसकी जगह इम्प्रेग्नेबल लिख सकते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से आपने अवॉइड करना है। पैसिव वॉइस कम से कम यूज करें, एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज करें। सिंपल टेंसेस यूज करना है, कॉम्प्लेक्स टेंसेस नहीं लिखने, ज्यादा बड़े सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं। बहुत बड़ा सेंटेंस हो रहा है उसको ब्रेक कर दें दो सेंटेंसेस के अंदर। सिंपल टेंसेस ज्यादा यूज करें, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ज्यादा यूज करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस को अवॉइड करें। यूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज करें, या जिसको हम वन वर्ड एक्सप्रेस बोलते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। वन वर्ड एक्सप्रेशन, पूरी पूरी एक्सप्रेशन लिखने के बजाय एक वन वर्ड यूज करें। फॉर एग्जांपल एग्नोस्टिक, अब एग्नोस्टिक वो होता है, ही इज बेसिकली कंफ्यूज वेदर द गॉड इज एग्जिस्ट और नॉट। अब ये पूरा लिखें, आप उसकी जगह एग्नोस्टिक लिख सकते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस वो होता है जो अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। इंटरनिसाइन एक वो चीज होती है जो दोनों के लिए इक्वली डिसएडवांटेज हो। फॉर एग्जांपल वॉर इज इंटरनिसाइन फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। एक वर्ड आपकी पूरी एक्सप्रेशन को इंप्रूव कर देगा। इसके ऊपर हम और बात करेंगे अपने, जब हमारा सेशन शुरू होगा इंग्लिश कंपोजिशन में, इसके ऊपर और डिटेल में इंशाल्लाह बात की जाएगी। तो करना क्या है, कोई चीज भी पढ़ो, ऑथर के स्ट्रक्चर को, उसके स्टाइल को गौर से करना है, नोट डाउन करना है, जो बात अच्छी लगे तो उसको यूज करना है। सिंपल टेंसेस यूज करने हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज नहीं करने, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करना है, पैसिव वॉइस कम से कम यूज करना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे गौर करना है। ये चीजें आपके ऊपर है, आपकी एक्सप्रेशन ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप बिल्कुल बेकार लिखते हैं और कल आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर जाए। नो, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आती है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट इसके अंदर ये बता के आगे बढ़ूंगा, डू नॉट फेयर टू राइट। ये बात याद रखें, अपने अंदर से राइटिंग का फेयर निकाल दें। गलत होता है होने दें, कोई मसला नहीं है, गलतियां निकलती हैं, कोई इशू नहीं है, लोग हंसेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं फेसबुक के ऊपर बड़ी बड़ी पोस्ट कर लिखता था, मैं न्यूज़पेपर में जो है लेटर टू एडिटर लिखता था, मैं जो हूँ वो आर्टिकल भेज देता था, एसेज भेज देता था। लोग बड़ी गलतियां निकालते थे सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर, ये देखो कितनी गलती कर रहा है। ये मेरे लिए इंकरेजिंग होता था, अच्छा मैंने ये गलती की है, मैं इंप्रूव करूंगा। और फिर वही लोग फिर बाद में तारीफ करने लगे। तो फेयर आपने सबसे पहले निकालना है, गलती होती है होने दें, फेयर निकालना है कि मैं खुलकर लिखूंगा या लिखूंगी लोगों के सामने, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं सीख रही हूँ। ठीक है ना, तो फेयर ऑफ राइटिंग सबसे पहले निकालें अपने अंदर से, और फिर इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी एक्सप्रेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बात करें। ऐसे का जब सेशन होगा सारी चीजें बताऊंगा। ऐसे का हमारा परसों सेशन है, उसमें सारी चीजें बताऊंगा, आप परेशान ना हो। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है पहली दफा ऐसे स्टूडेंट आए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके ऊपर नहीं सोच रहे। सर ऐसे रिसर्च कहाँ से होगी, रिसर्च पेपर कहाँ से लेंगे, मैं बता तो रहा हूँ, सब चीज बताऊंगा। या तो मैं सेशन बंद करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर देता हूँ, जैसा आप बोले। ठीक है ना, या तो मैं सेशन क्लोज करूं, हर एक का अपना जब सवाल होगा। यही वजह है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट की, जो कि वो जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा कंफ्यूज रहने की वजह यही है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है। ठीक है ना, एक अक्लमंद बंदे की निशानी ये होती है कि वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। सुने, आपके तमाम आंसर, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना सर, ऐसे करंट अफेयर से आता है नहीं आता, कहाँ से रिसर्च करना, ये तो बात ही नहीं, आपको म्यूचुअल लेवल ही नहीं पता। आपको एक्सप्रेशन किस तरह इंप्रूव करना चाहिए, नोट्स किस तरह बनने हैं, इंफॉर्मेशन रिटेन किस तरह करनी है, प्लानिंग किस तरह करनी है, यही चीज नहीं पता तो बाकी आप जाके क्या करें। ठीक है ना, आप कोई बोल रहे हैं सर जिसका बैकग्राउंड एमबीबीएस हो वो कैसे ऑप्शनल चूज करें। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता तो दी कि आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, पास्ट पेपर्स देखेंगे, हर ऑप्शनल के पॉजिटिव और नेगेटिव जाके पूछेंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जी, कि कोई भी आप बुक ले लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे भी एग्नोस्टिक, एम्बीडेक्स्ट्रस, या आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, या आप इंग्लिश कंपोजिशन की क्लास में इसके ऊपर मैं ज्यादा बता दूंगा। अब क्या है जी, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन इन फुल टाइम जॉब। काफी जो बच्चे जॉब करते हैं या काफी जो बहनें जॉब करती हैं, वो बोलती हैं सर हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी। नहीं, आपने जॉब छोड़नी नहीं है। इफ यू बेसिकली सपोर्ट योर फैमिली, बहुत अच्छी बात है। फुल टाइम जॉब के साथ भी सीएसएस की प्रिपरेशन हो सकती है। क्यों, किस तरह, आपने अपनी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी करनी है।
अच्छी प्लानिंग करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। क्यों? वजह किस तरह? क्योंकि देखिए आप जॉब करते हैं, एक वो स्टूडेंट जो जॉब नहीं करता वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। आप जॉब करते हैं या करती हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है? उसका फायदा ये है कि आप अच्छे मेंटोर्स, अच्छी एकेडमी, अच्छी गाइडेंस को ज्वाइन कर सकती हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे नोट्स मेकिंग में भी, लेक्चर्स में भी, बाकी जगहों पर भी। तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर आपको वीकेंड्स के ऊपर डबल काम करना है। एक आम बंदा जो रोजाना काम कर रहा है, अगर आपको उतनी प्रिपरेशन करनी है तो आप वीकेंड्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा काम कर लें। तो आप अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान है, अगर आप वीकेंड्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रही हैं और अगर आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी है, अगर आपने अच्छे मेंटोर्स को या प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको जो है वो थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं क्या करता हूँ, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। वजह, क्योंकि वो बेचारे बच्चे जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जिनकी शिफ्टिंग में जॉब है, फॉर एग्जांपल वो चले जाते हैं 6 बजे, या कोई बच्चा या बच्ची जो है वो 9 या 10 बजे आ रहा है, वो जो है वो कैसे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकती है। हमारी क्लास तो 6 बजे होती है, 7 बजे होती है, कभी-कभी 6 से 9 होती है। कोई बच्चा जो है वो 10 बजे आ रहा है घर में, कोई बहन 10 बजे आ रही है, तो वो तो ज्वाइन नहीं कर सकती। उसके लिए क्या किया, भाई रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। आप घर में आए, रात में बैठे, रिकॉर्डिंग सुने, सैटरडे संडे में टाइम मिले, क्वेश्चंस पूछ लें हमसे, हम क्वेश्चन के आपके आंसर दे देंगे, आपका प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है ना? तो इस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। देखना है कि मुझे कौन सी चीजें कहाँ से सहूलत दे रही है, कौन सी चीजें मुझे कहाँ से जो है वो मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जॉब नहीं छोड़ना। जॉब आप लोग छोड़ देते हैं, आप लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप लोग स्ट्रेस आपके ऊपर डबल आ जाता है, फिर खुदा ना खास्ता पेपर आगे पीछे हो जो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये ना करना, ठीक है? ये नहीं करना। रिवीजन की टू पास सीएसएस, जो पॉइंट पड़ा उसका क्विक रिवीजन करता हूं। क्या क्या चीजें जरूरी हैं जी? कमिटमेंट, फोकस, राइट गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। कमिटमेंट, फोकस, राइट गाइडेंस, स्ट्रेटेजी अपने फिंगर टिप्स पे याद रख लो। कमिटमेंट होनी चाहिए, फोकस, राइट गाइडेंस और स्ट्रेटेजी। फिर हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट एंड फीडबैक जरूर देने हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है ही राइटिंग प्रैक्टिस और फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर टेस्ट के साथ फीडबैक, ताकि हमें पता चलता है, और फिर फाइनल मॉक। एटलीस्ट 2 से 3 एकेडमीज में आपको फाइनल मॉक्स देने या किसी मेंटोर्स के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ या कहाँ पर खड़ी हूँ। अच्छा जी, ये हमारा अगर कोई भी हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेगा तो ये इसके लिए एक पूरी जो है वो एक रोड मैप है, जो आप लोगों के लिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी कंप्लीट गाइडेंस है। जो भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बैच के लिए तो नहीं अभी स्टार्ट कर ले, जनवरी वाले बैच के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस मंडे से शुरू हो, तो पहले एक डेमो क्लास होगी, फिर एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें बताया जाएगा भाई पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, फिर डेमो क्लास होगी, फिर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। फिर साथ साथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे, ठीक है? फिर थ्रू आउट द ईयर वो टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल होगा, आपको उस सब्जेक्ट में जो भी मसला हो आप उससे पूछ सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में भी यही है, ठीक है ना? कि फॉर एग्जांपल कंपलसरी सब्जेक्ट अप्रैल से स्टार्ट है, तो ये 3 महीने का, 2.5 से 3 महीने का कोर्स होगा, लेकिन उसके अलावा आपको उसके बाद जो भी मुश्किल होगी आप जो है वो टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। क्या रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, 6 महीने तक आपका उसका एक्सेस होगा। काफी बच्चे अक्सर मुझे इशू ये मिलता है कि काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर एकेडमी बड़ी जल्दी से पढ़ा देती है, 2.5 महीने में बड़ा जल्दी जल्दी कवर करा दिया, हमें कैसे पता चला? उसका मैंने हाल ये निकाला कि आपको मैं 6 महीने तक एक्सेस दे दूंगा लेक्चर्स का, ताकि आप उसको बार बार सुने, नोट्स मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो दोबारा सुन लें, अच्छा यार ये पॉइंट है, ताकि आपको जो बच्चे जॉब कर रहे हैं अगेन वो भी अपनी सहूलत के हिसाब से बार बार सुन सकते हैं। फिर असेसमेंट और वीकली टेस्ट जब तक सेशन चल रहा हो तब तक होगा, उसके बाद भी वीकली टेस्ट होंगे, लेकिन वो फिर अलग उसकी सीरीज होगी, उसके जारी बात है अलग चार्जेस होंगे। लेकिन जब तक टेस्ट है, जब तक सेशन चल रहा है, आपको असाइनमेंट्स भी होंगे, वीकली टेस्ट भी होंगे और फीडबैक भी होगा। मेरा तरीका तो हमेशा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कल भी मैं ऐसे चेक कर रहा था स्टूडेंट के, मैंने उसको फौरन मैसेज किया कि भाई जूम पर आ। वो जूम पर आया, मैंने उससे फिर लाइव डिस्कस किया कि भैया तुमने क्या लिखा है, इस तरह तो मैंने नहीं बताया था, इस तरह तो मैंने नहीं किया था। तो मैं वर्बल फीडबैक भी देता हूँ, रिटर्न भी, और काफी दफा ये भी होता है कि मैं फौरन, चाहे 12 बज रहे हो, 12:15, अगर स्टूडेंट अवेलेबल है, मैं उसको बोलता हूँ जूम पर आओ, और फिर मैं उसको बताता भी हूँ कि भाई ये क्या चीजें आपने की है। हार्ड कॉपी नोट्स आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे वाया पोस्ट। अगेन नोट्स क्या वो उसको कॉपी पेस्ट करके रटा मारना है, रटा नहीं मारना, उसके अंदर आपने वैल्यू एडिशन करनी है। नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका ग्राउंड वर्क बने, ठीक है ना? आपका ग्राउंड बेसिक फ्रेमवर्क बन जाए, आपको बेसिक्स के लिए रिसर्च ना करनी पड़े। हाँ, उसके ऊपर आपने खुद वैल्यू एडिशन करनी है, जितनी करनी है आपके ऊपर है।
सेपरेट का ग्रामर, अच्छा इंग्लिश कंपोजिशन में पूरी ग्रामर पे बात होगी कल परसों की क्लासेस में, डेमो क्लासेस हमारी हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम होता है, और ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी। ये हमारे कुछ नोट्स की तस्वीरें हैं, यहाँ पर मैंने एक डाली हैं। अच्छा जी, ये है वो ये सीएसएस ब्रेनरी मैगजीन जो हम मंथली ई मैगजीन निकालते हैं, इसकी भी वजह थी कि वो बच्चे जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन की सब्सक्रिप्शन, इकोनॉमिक्स की सब्सक्रिप्शन, डिप्लोमेट की सब्सक्रिप्शन, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनके लिए मैंने सिंपल टेक्निक ये निकाली कि सीएसएस ब्रेनरी मंथली ई मैगजीन है, जो हर महीने आता है, जिसमें रेलिवेंट टू सीएसएस तमाम रिनाउंड जो फॉरेन मैगजीन्स हैं और डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स हैं, उनके आर्टिकल्स कंपाइल होते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो है हमारी डिफरेंट जो है वो एडिशंस की। फॉर एग्जांपल लास्ट एडिशन हमारा ये वाला था मार्च का, जो हमने इशू किया। तो ये भी एक कंबाइन है कि फॉर एग्जांपल आपका करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट भी हो जाता है, तो आप ये मैगजीन पढ़ें, तो वो जो है वो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। वीकली टेस्ट हैं जी, इस तरह वीकली टेस्ट होते हैं उसके पैटर्न के ऊपर, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, ये आप यहाँ पे देख लें। अच्छा, ये इस तरह एवोल्यूशन और डिटेल फीडबैक मैं देता हूँ, मैंने जैसे कि बोला मैं वर्बल भी देता हूँ, इस तरह डिटेल फीडबैक मैं लिखता भी हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे है तो आउटलाइन में क्या गलतियां, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में, और फिर एंड में जो है वो मैं जो हूँ काफी दफा, जैसे कि मैंने बोला कल भी ऐसे चेक कर रहा था, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई जूम पर आए, मुझे आपसे बात करनी है, ये आप सही नहीं कर रहे। फीस स्ट्रक्चर क्या है जी? ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि हमारे मंडे से इंशाल्लाह शुरू हैं, कल और परसों तो डेमो क्लासेस हैं। अगर आप तमाम ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30,000 रुपीज फीस है लमसम। ठीक है, ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें नोट्स हर चीज शामिल है इसके अंदर, 6 महीने की आपको एक्सेस भी दिया जाएगा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का। अगर आप तमाम 12 सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर ये 60,000 रुपीज हो जाएगी उसके अंदर। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 6,000 रुपीज पर सब्जेक्ट फीस। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट तो ज्वाइन नहीं कर सकते आप, मिनिमम 2 सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन, अगेन यहाँ पे फीस लिखी हुई है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस्लामियात और जनरल साइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करने होंगे इन कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कौन कौन से दे रहे हैं जी? इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, फिजिक्स, बिजनेस एंड मर्केंटाइल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिस्ट्री ऑफ यूएस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज, सिंधी, क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी, ये तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस यहाँ पे लिखी हुई है 6,000 पर सब्जेक्ट। मैं आपके आखिर में तमाम सवालों के जवाब दूंगा, आपके माइक भी ओपन कर दूंगा, तो आप घबराएं नहीं कि सेशन एंड हो रहा है, सेशन एंड नहीं हो रहा। कल की जो 2 डे की हमारी डेमो क्लासेस है उसका टाइम टेबल यहाँ पर देख लें, याद कर लें, जरूर ज्वाइन करिएगा। कल हमारी 6 बजे करंट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है, इसको 6 बजे नहीं, इसको हम जो है वो 5 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हम 5 बजे शुरू करेंगे क्योंकि पहले हम जो है ओरिएंटेशन सेशन करेंगे। ठीक है, फिर हम जो है वो कुछ आपको जो है वो 5 से 7 बजे तक हम जो है वो इसको ओरिएंटेशन सेशन लेंगे। फिर इसी में आपको कुछ टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, जिसमें जो है वो इंडिया की चेंजिंग सिचुएशन, इंडिया पाकिस्तान के चेंजिंग रिलेशन और नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस की डिस्कशन होगी। अप्रैल 4 अगेन 6 से 9 बजे क्लास है। इंग्लिश एसे और कंपोजिशन का पहले ओरिएंटेशन सेशन होगा इस तरह का, फिर आपको 2 एसे की आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ाई जाएंगे। ये आप टाइम टेबल है, अपने पास नोट कर लें। अनाउंसमेंट ऑफ क्लासेस जी, अप्रैल 5 से हमारा बैच स्टार्ट है, यानी मंडे से आप 2 दिन की, आज का सेशन, कल का सेशन, परसों का सेशन लें। अगर आप समझते हैं आपको ज्वाइन करना चाहिए करें, नहीं समझते किसी और को ज्वाइन करें, लेकिन अपनी प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दें। ये हमारा जी यूट्यूब का पेज है, काफी बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि कौन सा सेशन सर जेंडर स्टडीज का बता दें, इसका बता दें, तो यहाँ पे हर तमाम ओरिएंटेशन सेशंस मौजूद हैं। यूट्यूब का चैनल आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, यहाँ पर ओरिएंटेशन सेशंस हम अपलोड भी करते रहते हैं हर, तो आपको जो है वो यहाँ से मदद मिल जाएगी सीएसएस ब्रेनरी के नाम से। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो कर लें तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब आ जाए आप क्वेश्चन आंसर के ऊपर, बारी बारी जो है मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ तमाम लोगों को, आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूटिलाइज करिएगा, उसमें जो है वो आप लोग पूछिएगा, लेकिन पहले जो चैट पे सवाल है उनके आंसर करूंगा, फिर तमाम सवालों के आपके आंसर करूंगा। रुके जी, पहले मैं इनका पूछ लूं जिन्होंने। सर, एनी सजेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर नियर टू ग्रेजुएट इंटेंडिंग टू अपटेन सीएसए आफ्टर ग्रेजुएशन? सोहेल अहमद, उनको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है ना, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन है सितंबर अक्टूबर में उनको डिग्री या जो है फाइनल मार्कशीट मिल जाएगी,
अभी से वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे, अक्टूबर तक ऑप्शनल भी हो जाएंगे, जैसे ही उनको डिग्री मिलेगी वो पहला अपना अटेम्प्ट दे देंगे, टाइम उनका वेस्ट नहीं होगा। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है ना सर? नोट सब सब्जेक्ट के प्रोवाइड करेंगे जी, 6 के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट के पहले आपको नोट्स देंगे और फिर जो भी ऑप्शनल होगा उसके भी। इस पहले तो मुझे बताएं स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? अच्छा ठीक है। अच्छा कौन क्या बोला सर, फीस सेक्शन है या नहीं? शुमाइला आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर मैं आपको कंसेशन का भी बता दूंगा। जिन बच्चों को जो है वो फीस से रिलेटेड कोई इशू है, व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। जी माइक अनम्यूट करने की बिल्कुल परमिशन होती है इन द एंड। ठीक है जी, अब आ जाए हैंड रेज करने पर, जिसका कोई क्वेश्चन है तो जो है वो अपना जो है वो माइक को अनम्यूट करके जो है वो पूछें। किसका क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में इमरान का क्वेश्चन है। पहले समीउल्लाह से पूछते हैं जी, समीउल्लाह को अनम्यूट करते हैं। 1 मिनट जी इमरान आप रुकें, पहले समीउल्लाह काफी देर से जो है वो अनम्यूट करना चाहते हैं, इनको मैं अनम्यूट कर दूं। अनम्यूट करें और पूछें जी। समीउल्लाह अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना हेलो नहीं अस्सलाम आता। वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका पैटर्न जो है आपने बताया स्टडी के वाले से वो बहुत बेस्ट है सर। एक जी चीज़ जो थैंक यू जी। क्लियर करने, हाँ जी, एक चीज़ जो क्लियर करने वाली है कि आप बता रहे हैं कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें, आप रिलेटेड बुक्स हम्म पढ़ें। सर बात यह है कि जो वोकैब है, यानी कॉम्प्रीहेंड करना चीज़ों को टाइमली साथ हम्म लेके चलना, उनमें सर हम्म मसला होता है। यानी अभी मैं पर्सनली तौर पे बताऊँ कि एक रात में भी हम पूरी पूरी बुक कवर कर लेते हैं, मतलब जब हम पे मतलब आता है ना, स्ट्रेस होती है काम की। जी लेकिन अगर हम ठीक इसको है। देखें कि बीइंग मतलब आगे हमने सीएसएस में अपीयर होना है, तो उसके लिए जो लॉन्ग टर्म मतलब तैयारी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम मतलब चीज़ों को सही तरह, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे 3-4 घंटे सिर्फ ओपिनियन वाले आर्टिकल्स में ही लग जाते हैं, यानी सही क्लियर नहीं होती चीज़ें। और फिर वो बाद जी में ठीक इस है, तरह की आई गेट योर वर्डिंग क्वेश्चन। इस तरह आई की गेट योर वर्डिंग क्वेश्चन होती है समी, कि मैं बताता हूँ। बाद में मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, देखिए ना, पहली बात है कि ये जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है ना, जरा इसको पहले मैं बताता हूँ समी, मैं बताता हूँ। फिर भूल जाता है। ठीक है समी, मैं आपका, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने जहन से जरा समझे, बुक बुक का कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। एक टॉपिक है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, मैंने आपको लेक्चर दिया यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का, इसमें तमाम डायमेंशन मैंने आपको कवर कर दिया। वो आपने सुना यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, ठीक है? मैंने कोशिश की कि मैं कंटेम्प्रेरी सिनेरियो भी आपको बताऊं, आपने सुना। फिर आपने खुद से देखा कि अच्छा अभी क्या नई चीजें होने जा रही हैं, या क्या क्या चीजें बाद में भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर में आपका कोर्स खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपने देखा क्या क्या चीजें हुई, ठीक है? फिर जैसे ही सेशन आपने मेरा लेक्चर लिया यूएस चाइना का 1.5 घंटे का, उसके बाद से आपने कोई एक अच्छा रिसर्च पेपर उसके ऊपर पढ़ लेना, दैट इज इट। रिसर्च पेपर 15 से 20 मिनट में इसके ऊपर रिसर्च पेपर होता है। मैं क्या करता हूं, मैंने फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, फिर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर कोई एक रिसर्च पेपर या 2 रिसर्च पेपर भी शेयर कर देता हूं, जो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपनी ड्राइव के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल या रीडिंग मटेरियल। तो मैं कहता हूं भाई नेशनल इंटीग्रेशन पे एक तो मैं कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर आपको दे चुका हूं, अब ये एक या दो रिसर्च पेपर पढ़ लो और बस खत्म। अब आपने उसके टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी, अब आपने उसी के नोट्स बनाने और आपका वो टॉपिक खत्म, उसको आपने रिवाइज करना और भरोसा रखना है आपके नंबर आएंगे। फिर आपने राइटिंग प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन पे काम करना है। हमारे बच्चों का मसला क्या है, वो एक ही टॉपिक में पीएचडी करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान इंडिया है तो उसके ऊपर पूरी बुक पढ़ेंगे, उसमें पीएचडी करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेक्चर सुने, एक या दो उसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़े और फिर खत्म, नोट्स बनाए, दैट इज इट। ठीक है,
आपने इस तरह करना है। न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया 45 से 60 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। मैं अभी आज न्यूज़पेपर वाला जो है अपना लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको सुनिएगा, आपको तमाम चीजें पता चल जाएंगी। चलें जी, दूसरा किसका क्वेश्चन है जी? इमरान का। इमरान अनम्यूट करें जी अपने आप। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी। Sir, if we get 600 plus 1, 2, 3 marks, and in an interview we get 100 plus 1, 2, 3 marks, can we get allocated? It depends on the number of seats availability in your region. आपका कहाँ का डोमिसाइल है, आपकी सीट्स अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपके एरिया से 10 लोगों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, और आपके एरिया में 5 सीटें हैं, तो जो टॉप 5 होंगे उनको मिल जाएगी। ठीक है? So what is meant by sir area? Some area mean ke I am from Multan. How will this तो आपका पंजाब affect? का डोमिसाइल है ना, आपका पंजाब का Yes, डोमिसाइल है ना। देखिए, मुल्तान का मतलब है पंजाब का डोमिसाइल। पंजाब के yes, डोमिसाइल sir. में बहुत कंपटीशन है। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारी बारी में 2019 के अंदर टोटल सीट्स थी हमारे पास कोई 212। ठीक है ना? अब सिर्फ पंजाब के ही कोई पंजाब की सीट्स थी 105। पंजाब की सीट्स कितनी थी? 105। और पंजाब के स्टूडेंट तकरीबन 200-250 थे। यानी टॉप 105 को एलोकेशन मिलेगी, बाकी सब घर जाए। ठीक है ना? तो बाकी सब घर जाए, ये होता है। ठीक है ना? तो आपने जो खासतौर पे जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोशिश ये करनी है, ना सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, पंजाब के स्टूडेंट्स को पूरी कोशिश ये करनी होती है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। सिंध बलोचिस्तान का जहां से ताल्लुक है, वहां पे सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, आपकी एलोकेशन पक्की है। लेकिन पंजाब में आपको जो है वो अच्छे नंबर लाए। चलें जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जी पूछें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें और पूछें, वरना फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर हम 5 बजे अपना सेशन शुरू करेंगे और उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे। जी समीम, आपका दोबारा कोई क्वेश्चन है जी, पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन ये है कि जो हमने मतलब किसी भी टॉपिक पे, जैसे आप ट्रेड के हवाले से बात कर रहे थे पाकिस्तान और चाइना की, तो इसमें हमें क्या हिस्टोरिक नॉलेज कितना चाहिए होता है? क्योंकि सर अगर हम मतलब बैक डेट्स पे जाके उनकी तैयारी करते हैं, हिस्टोरिकली उसका बैकग्राउंड सारा देख के फिर उसको आंसर करने करते हैं, तो ये तो सर बड़ा मतलब लेंथी हो जाता है और इसको कवर अप करना भी देखिए मुश्किल ना, होता है। अब डिपेंड, देखो समी, अब यही तो मसला है, तभी तो मैं कहता हूँ राइट गाइडेंस या प्लेटफॉर्म जरूरी है। ठीक है ना? अब एज फार द करंट अफेयर्स आर कंसर्न, उसमें तो आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि आप किसका लेक्चर सुन रहे हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मसला होगा, फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अगर आपको मिल रहा है ना कहीं से, अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, फॉर एग्जाम्पल मैं जब कश्मीर पढ़ाता हूँ ना, शुरू के 10-15 मिनट की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, और वो मोर देन इनफ है। करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी भी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट बनाने की जरूरत है, वो लेक्चर में कवर हो जाता है। हाँ, आईआर में फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है, तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है ना? वो भी अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो कवर हो जाएगा। एज फार एज करंट अफेयर्स आर कंसर्न, हिस्ट्री की इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? दैट इज वाई वहां पे फिर लेक्चर की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि अगर लेक्चर इंपॉर्टेंट है और उसमें हिस्ट्री वाला पार्ट कवर है, तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेक्चर सुने और फिर 1 या 2 रिसर्च पेपर पढ़े और फिर हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड दैट इज इट। ठीक है ना? बच्चे यही गलती करते हैं, करंट अफेयर्स में पाकिस्तान इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़नी। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि करंट अफेयर्स में कि 1948 की वॉर क्यों हुई थी, या 1965 में क्या हुआ था, या 1971 में क्या हुआ था। वो अभी की बात करेगा कि भाई पाकिस्तान इंडिया के बीच में पीस होगा या नहीं होगा, या पीस किस तरह हो सकता है, या पाकिस्तान किस तरह स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो रीजन में मेंटेन कर सकता है। ठीक है ना? वो आपसे ये पूछेगा। आप अगर आपकी हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप कॉन्टेक्स्ट अच्छा बना सकते हैं, आप एनालिसिस अच्छा दे सकते हैं। जो सर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देखिए डिपेंड करता है। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो अगेन आप फिर बेसिक इंग्लिश के ऊपर काम करें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें हियर एंड देयर। अगर आप फाइनल ईयर में तो फिर आप प्रॉपर अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन शुरू करें। ये बिल्कुल सना क्यों नहीं होंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, पहले हम कंपलसरी सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट की होंगी। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है, तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है। अब आप लोग की मर्जी है, कल भी आप डेमो क्लास लें, परसों भी लें और फिर फीस सबमिट कराएं, या ना कराएं, किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। लेकिन आज से शुरू है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जिसने ये सेशन ज्वाइन करना है अप्रैल का, वो फीस सबमिट कराए। जिसको फीस का इशू है मुझसे डिस्कस करे। मैं अकाउंट नंबर वो जो है वो सेंड कर दूंगा, या आप मुझसे बात करें, मैं आपको जो है सारी डिटेल्स बता दूंगा, तो फिर आप फीस सबमिट करा दें।
आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू तो क्या आप डेमो क्लासेस भी कल वाली जो 1 मिनट जी डेमो क्लास भी आप कल वाली जो है वो जो ज्वाइन करें ताकि आपको मजीद चीजों का पता चले और फिर जो है वो आप जो डिसाइड करना है, अगर किसी को अभी भी रजिस्ट्रेशन करानी है तो अच्छी बात है, आप मुझे बता दें जो भी इश्यूज है मेरे साथ डिस्कस करें, फिर अपना फाइनल जो है वो डिसीजन लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। बोलो कौन बोल रहा था? हेलो सर, जी बोलो सर, पहले तो ये पूछना था कि आपका मतलब आपके स्टाफ में कौन कौन है और आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और आपकी कमांड किस अच्छा, पे है? मेरे स्टाफ में कौन कौन है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो एक तो मैं हूँ, इसके अलावा सर रहमतुल्लाह यासीन है, वो एसी आईआरएस हैं, वो मेरे ख्याल में जनरल साइंस के कुछ आपको लेक्चर्स पढ़ाएंगे। मिस आमना अमीर हैं, वो फिजिशिस्ट हैं, वो एबिलिटी बेसिक मैथमेटिक्स कवर कराती हैं। इसके अलावा एक अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट की हमारे पास है, वो माइट भी, वो उनका जेंडर बहुत अच्छा है, तो वो खासतौर पर जो जेंडर रिलेटेड इशूज हैं वहां पर टच कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी कंपलसरी में जो बेसिक्स आपको कराऊंगा ना, इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट और जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में मैं तो मैं हूँगा ही हूँ। इस्लामियत में भी मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँ, क्योंकि मेरे इस्लामियत का तरीका ऑल द वे डिफरेंट है, लेकिन वहां पर जो है कोई टीचर फैकल्टी आ सकता है। बाकी सर रहमतुल्लाह के भी लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। अगेन मैं एक बात का आपसे ये प्रॉमिस करूंगा, अगर मैं कोई टीचर दूसरा लेकर आऊंगा ना तो वो मुझसे अच्छा ही पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट। अगर कोई टीचर वो सब्जेक्ट मुझसे बुरा पढ़ा रहा हो, मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता या अपनी अकेडमी में लेकर नहीं आता। हमेशा चाहे वो जेंडर स्टडीज हो या सर नदीम ने पिछली दफा अकाउंटेंसी पढ़ाई थी, वो सिंध के टॉपर हैं रूरल के। अली शाह ने जो है वो जेंडर स्टडीज पढ़ाई थी, अगेन वो पैस के हैं। इसके अलावा मिस शफक महबूब हैं जो क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। तो हमेशा वही टीचर मैं लेकर आता हूँ जो वो सब्जेक्ट मुझसे अच्छा पढ़ाएगा, या तो फिर मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो एज फार एज द फैकल्टी इज कंसर्न वो उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, आखिरी बात यहाँ पे ये भी कर दूं कि मेरे सेशन में काफी आपको अकेडमी बोलती है भाई एक दफा फीस दे दो वापस नहीं होगी। मेरे सेशन में हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ आप फीस दें, पूरा सेशन पढ़ें, और ये आपसे प्रॉमिस है कि एट द एंड यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर जो है वो रैशनल अप्रोच, क्रिटिकल एनालिसिस। अगर सेशन के एंड में आपको ये फील हुआ कि मेरे पैसे जाया हो गए या मेरा कोई फायदा नहीं हुआ या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जस्ट सेंड अ मैसेज, मुझे एक व्हाट्सएप करेंगे, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपका पैसे वापस कर दूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। ये मैं आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने कभी ये बोला हो, लेकिन फिर भी मैं हर सेशन में बोल देता हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द सेशन कभी भी ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे ना सर सबके सब लेक्चर्स बेकार थे, आपने जितनी सारी चीजें समझाई वो सब बेकार थी, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, जस्ट गेट योर मनी बैक एंड स्टे ब्लेस्ड। ठीक है जी, सर चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। आपके सेशन में से किसी में अटेम्प्ट ली है अभी? जी ये जा रहे बच्चे जो मैंने आपको ये बताया, ये 100-200 बच्चे, जाहिर बात है काफी बच्चों ने अटेम्प्ट दी होगी, और सर ठीक है ना। मतलब तो क्लियर हो ये गए? नहीं ना, अभी तो देखो ना मैंने तो जून से शुरू किया था ना, मतलब ये तो फिर अभी बच्चों ने 21 में दिया होगा ना, अब 21 का रिजल्ट तो अक्टूबर में आएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो ये ओके बात याद रखिए। अच्छा, फिर तीसरी चीज देखो ना समी, ये चीज जो है वो आप लोगों को जरा सोचनी है ना, इसके ऊपर काम करना है। क्लियर होना या ना क्लियर होना बच्चे के अपने ऊपर है, ठीक है ना। ये अंदाजा ना लगाना कि कितने बच्चे क्लियर होगा, अच्छा इस टीचर के 5 बच्चे क्लियर होगा तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, आंसर इज नो। ये आपने देखना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक टीचर है वो उसको एक बच्चे को समझ में आ रहा है, एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चा तारीफ कर रहा है दूसरा बच्चा बुराई कर रहा है, ठीक है ना। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि यार मुझे फायदा हो रहा है, सर ने जो लेक्चर दिया क्या मेरा वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया, क्या वो मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए, क्या मुझे फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है ज्वाइन करें, नहीं फायदा हो रहा है सब टू यू, ठीक है ना। वही वाली बात है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि ऑप्शनल भी आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, कि देख दाख कर सब कुछ समझ के फिर चीजों को ज्वाइन करना, ठीक है ना। फिर मैंने तो इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट दे दिया कि एट द एंड इफ यू फील यू विल नॉट गेट एनीथिंग तो अगेन मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम अपना सेशन ज्वाइन करते हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो अपनी प्रिपरेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो प्रिपरेशन जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, जो खुद से करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टॉपिक भी पढ़ेंगे एक जो है वो रिलेटेड, परसों का सेशन में हम आउटलाइन भी पढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। इफ यू ज्वाइन दिस सेशन, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है टिल टुमारो। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ओके सर, हेलो।